चलिए बच्चों, so with respect to Indian economy development and courtesy by T.R. Jain and V.K. Ori, whose book I am using for taking the last topic of the syllabus of IED children, that is titled as rural development. So children, when we talk about rural development, we mean to say the area where majority, or you can say approximately 66%, और बेटर टू से 2/3 अराउंड 70% के आसपास इंडियन पॉपुलेशन रिजाइड करती है. अगर रूरल सेक्टर डेवलप करेगा तो ऑटोमेटिकली देयर वुड बी अ डेवलपमेंट फॉर अर्बन सेक्टर. कैसे सर? एक छोटा सा चेन रिएक्शन समझते हैं. मैक्सिमम पीपल इन रूरल एरियाज हैव फार्मिंग ऑक्यूपेशन, यस और नो, एंड मेजॉरिटी पीपल आर फार्मर्स बेसिकली. So when farmers work on agricultural land, whatsoever agro produce they bring up children, this is ultimately available for sale. This is ultimately available for the purpose of processing. This is also available for the purpose of selling to other countries, that is export. But farmer का जो काम है वो तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के बाद रुक जाता है. प्रोसेसिंग की बात करें तो भाई मिल ओनर इज देयर, एक्सपोर्ट की बात करें तो भाई बिजनेसमैन आर देयर, एंड दे आर प्रैक्टिकली लोकेटेड वेयर चिल्ड्रन? इन अर्बन एरियाज. गांव में किसान के पास जब पैसे होंगे तो वो अपने बच्चों को एक्सपेंसिव एजुकेशन के लिए कहां पे सेंड करेगा पढ़ने लिखने के लिए बच्चों? इन अर्बन एरिया. तो अर्बन एरिया की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी. अर्बन एरिया में डिमांड बढ़ेगी तो भाई स्कूल कॉलेज वगैरह वगैरह वहां पे सेटअप होंगे, वहां पे हॉस्टल सेटअप होंगे, कैंटीन सेटअप होगी, कपड़े जूते चप्पल सबकी दुकानें सेटअप होंगी. तो बेसिक प्राइमरी रिसोर्स जो है दैट इज फार्मर बेसिकली. इज दैट क्लियर? तो फार्मर अगर खाने पीने की चीजें नहीं बनाएगा तो हम प्रैक्टिकली जिंदा भी नहीं रह पाएंगे. सो बहुत आपने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ लिया, अर्बन डेवलपमेंट की बात आपने कहीं नहीं की. क्यों नहीं की? बिकॉज भाई अर्बन एरिया तो इनडायरेक्टली ऑटोमेटिकली डेवलप होगा ही होगा. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमें डेवलपमेंट किसका करना है? रूरल सेक्टर का. गॉट इट क्लियर? तो गांव से लोग पैसा कमा के कार खरीदने आएंगे, ट्रैक्टर खरीदने आएंगे, एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स खरीदने आएंगे, इक्विपमेंट्स खरीदने आएंगे, और वो कहां से खरीदेंगे? फ्रॉम नोवेयर बट फ्रॉम urban area children. So if rural area is developed, urban area automatically gets developed as such. So please open your classwork copies children, write the heading rural development with this much content that appears on the screen. तो गांव में किसान ने पैसे कमाए, अपने बच्चे की शादी करने के लिए अर्बन एरिया में किसी रिजॉर्ट में कोई उसने बुकिंग करा दी, तो अल्टीमेटली डिमांड फॉर सर्विसेज फ्रॉम अर्बन सेक्टर विल गो अप. और ये पैसा कहां से आ रहा है? गांव से ही आ रहा है बेसिकली. वो सिटी आएगा फॉर एग्जांपल अपने बच्चों को मूवी दिखाने के लिए, तो पीवीआर आइनॉक्स सिनेमास के टिकट की डिमांड बढ़ जाएगी. तो अगर प्राइमरी सेक्टर ग्रो नहीं करेगा, दैट इज फार्मर्स अगर ग्रो नहीं करेंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो नहीं करेगा, तो कंट्री में कोई भी ग्रोथ नहीं होगी. इंडिया के लिए इट होल्ड्स गुड चिल्ड्रन. आई एम नॉट टकिंग की सेम चीज यूएस में, रशिया में, चाइना में भी होगी, बिकॉज दे आर नॉट एग्रीकल्चरली डोमिनेटेड कंट्रीज, दे आर इंडस्ट्रियलाइज्ड इकोनॉमीज. वो अपनी खाने की डिमांड को इंपोर्ट से पूरा करते हैं. बट हम ज्यादातर क्योंकि प्रीडोमिनेंटली एग्रो बेस्ड थे, तो आज भी चिल्ड्रन मोस्ट ऑफ द पीपल आर इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज ओनली. इवन अब थोड़ा सा ड्रिफ्ट आ रहा है, थोड़ा सा शिफ्ट आ रहा है. गांव से भी बच्चे अब खेती बाड़ी करने में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, बट जो अक्लमंद है वो क्या करते हैं? वो आईआईटीज में पढ़ाई कर लेते हैं, आईआईएम में पढ़ाई कर लेते हैं, मान लीजिए सीए बन गए, लॉ कोर्स कर लिया, और अब उनके अंदर इंटेलिजेंस आ गया है. तो अब वो देखते हैं कि मेरे पिताजी तो गांव में खेती करते थे, सस्ते में किसी मिडिलमैन को एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बेचते थे. मिडिलमैन यूज्ड टू सेल दैट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस टू फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एट वेरी हाई प्राइस, और असली पैसा वो मिडिलमैन कमाता था. अब इसका बच्चा दिमाग से तेज हो गया है. अब इसने एक एक्सपोर्ट हाउस ओपन कर लिया, एक जगह किराए पे ले ली जहां पे वेयर हाउस करेगा अपने फादर के पूरे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का. तो जो मिडिलमैन पैसे कमाता था वो अब फार्मर की फैमिली में डायरेक्टली आ जाएंगे. तो ये अब नया शिफ्ट पैटर्न इंडिया में पिछले 10 साल से लोगों को नजर आ रहा है. काफी लोग आईटी वगैरह करने के बाद कॉर्पोरेट जॉब में जाना ही नहीं चाहते. देश से कि भाई हम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज को सो कॉल और बढ़ावा देंगे, बिकॉज यहां पे असली बिजनेस अभी पोटेंशियल अभी बचा हुआ है. लॉजिक अंडरस्टूड वेल चिल्ड्रन? एवरीबडी इज सपोज्ड टू पुट दिस चेन रिएक्शन क्विकली चिल्ड्रन. Children, please write certain topics which are covered in this chapter. हम थोड़ा सा ज्यादा ही पढ़ते हैं हर बार, सबको पता है,
एम्प्लॉयमेंट में भी हमने एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी पूरा पढ़ डाला, काम आएंगी चीजें, ऐसी बात नहीं है। सो क्रेडिट एंड मार्केटिंग, रूरल क्रेडिट, रूरल मार्केटिंग, ये दो चीजें आपको इंपॉर्टेंट इसमें पढ़नी है। किसी जमाने में रूरल क्रेडिट किससे लिया जाता था? मनी लेंडर्स, गांव के रईस साहूकार, बिजनेसमैन, फाइनेंसर्स, और वो इतना इंटरेस्ट चार्ज करते थे कि दादाजी ने लोन लिया है और ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड अभी उसका इंटरेस्ट ही नहीं पे कर पा रहा। डेट ट्रैप आपने सुना होगा, जब इंटरेस्ट का अमाउंट प्रिंसिपल से भी कहीं ज्यादा हो जाता है। गॉट इट क्लियर? गवर्नमेंट ने नाबार्ड को सेटअप किया। नाबार्ड इज बेसिकली अ बॉडी विच इज ऑथराइज्ड बाय आरबीआई टू लुक आफ्टर टू रूरल बैंकिंग। तो जैसे कमर्शियल बैंक्स के ऊपर आरबीआई का शिकंजा रहता है, डोमिनेशन एंड कंट्रोल रहता है, सॉरी कमर्शियल बैंकिंग इन अर्बन एरियाज के ऊपर, रूरल सिस्टम में, गांव वगैरह में जो बैंकिंग है उसके ऊपर मॉनिटरिंग किसकी होती है चिल्ड्रन? नाबार्ड की, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तीन तरह से ये सो कॉल्ड बैंकिंग एक्टिविटीज करवाते हैं। लैंड डेवलपमेंट बैंक्स जो सिर्फ जमीन खरीदने के लिए लोन देगा किसानों को। वी हैव रीजनल रूरल बैंक्स, फर्टिलाइजर, सीड्स, छोटे मोटे खर्चे के लिए भी पैसा दे देगा और किसान यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। एंड देन वी हैव क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये भी थोड़ा छोटा अमाउंट ऑफ लोन फार्मर्स को देती हैं। तो आप बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज रूरल क्रेडिट चिल्ड्रन। रूरल मार्केटिंग पढ़ेंगे आप। देन राइट डाउन रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स, रोल ऑफ कोऑपरेटिव्स, दिस इज द थर्ड टॉपिक। फोर्थ इज एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन, बहुत गाजर मूली उगा लिया, खेती कर ली गन्ने वगैरह की, बट जितने टाइम हम खाली बैठते हैं, 2 महीना 3 महीना 4 महीना, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट जिसको बोलते हैं, इन दैट केस कैसे काम चलेगा? तो यहाँ पे फार्मर्स को सिखाएंगे कि भाई आप थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन लाइए, मशरूम की खेती कर लीजिए, उसके लिए बहुत बड़ा फार्म लैंड या बहुत बड़े सीजन की जरूरत नहीं है, पूरे 12 महीने मशरूम की खेती हो सकती है। फोर्थ टॉपिक इज चिल्ड्रन ऑल्टरनेटिव फार्मिंग, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑल्टरनेटिव फार्मिंग ब्रैकेट में लिख लीजिएगा ऑर्गेनिक फार्मिंग। गॉट इट? चलिए, तो लेट्स प्रोसीड ऑन टू व्हाट इज कॉल्ड एज रूरल डेवलपमेंट। समझ में आ गया? वैसे तो मैंने नोट्स आप सबको दे दिए हैं, दोज हु आर फ्रॉम आउट स्टेशन मैंने पीडीएफ भेज दिया था। चलिए, शुड आई स्टार्ट चिल्ड्रन? चलो, सो अगेन यहाँ पे तो टॉपिक बहुत ही छोटा है, बट जितने हमारे टॉपिक्स हैं वो इन तीनों में कवर हो जाएंगे। चैलेंजेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट, दैट इज टू से व्हाट आर द शॉर्टकमिंग्स और वी कैन से व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, व्हाई दे आर लिंगरिंग, ये चेंज क्यों नहीं हो पा रहा, एंड इमर्जिंग चैलेंज क्या है हमारे सामने। सो रूरल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? एन एक्शन प्लान फॉर द सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द रूरल एरियाज। जस्ट कॉपी दिस 2 लाइन डेफिनेशन। कुछ भी ऐसा करें जिससे हमारा अर्बन एरिया तो डेवलप हो ही रहा है, रूरल एरिया दैट इज विलेजेस वगैरह भी डेवलप हो जाए। सो जो चैलेंज हमारे सामने है, इट इज ऑफ रूरल क्रेडिट। आई सेड मनी लेंडर्स इतना इंटरेस्ट चार्ज करते थे कि प्रिंसिपल के अमाउंट से कहीं ज्यादा 2 3 4 टाइम यूज टू बी द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। तो रूरल क्रेडिट एंड रूरल मार्केटिंग आर द फर्स्ट 2 टॉपिक्स ऑफ द सिलेबस जो यहाँ पे एक चैलेंज की तरह पढ़ेंगे। देयर आफ्टर कैसे लाइवलीहुड बेटर किया जा सके, फार्मिंग के अलावा और क्या ऑल्टरनेटिव सोर्स है, एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग इंडिया या किसी भी हाईली पॉपुलेटेड कंट्री में क्यों नहीं हो सकती? आंसर इज वेरी सिंपल चिल्ड्रन, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब विदाउट द यूज ऑफ फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड आप खाना उगाएं। भाई कैसे उगाएंगे? खेती इतनी ज्यादा होगी नहीं, बहुत बड़े एरिया में मुश्किल से मुश्किल इतना भी फूड नहीं उगेगा कि 10% लोगों का ही पेट भर पाए। तो दैट्स व्हाई वी रिजॉर्ट ऑन इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। बट अगेन ऑल्टरनेटिव वुड बी सीन है, आप अगर अपने घर में नींबू उगा लें, धनिया उगा लें, तो एटलीस्ट ये सब चीजें मार्केट से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इसी जमीन पे जो बाजार में नींबू और धनिया आता है वो और कुछ चीज उगा सकते हैं। गॉट इट? तो दिस इज सो कॉल्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग। समझ में आ गया? विदाउट द यूज ऑफ पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड एंड फर्टिलाइजर। सो कॉपी दिस 2 लाइन डेफिनेशन चिल्ड्रन, एंड देन ये 2 चैलेंजेस हैं इनको कॉपी करिए और इमर्जिंग चैलेंजेस को भी कॉपी कर लीजिए फास्ट। सो चिल्ड्रन, रूरल क्रेडिट और रूरल मार्केटिंग के क्या चैलेंजेस थे और 2 इमर्जिंग चैलेंजेस, सस्टेनेबल लाइवलीहुड कैसे लाएं, कैसे फार्मर हमारा इतने पैसे कमा ले कि बेचारे को लोन वगैरह ना लेना पड़े। तो गवर्नमेंट इनकी बहुत हेल्प करती है।
So let's understand the challenge of rural credit. So children, there are two reasons why the farmers depend on credit. By obvious सी बात है, reason number one, the farming families in India are very small and they are marginal holders. Marginal holders का मतलब क्या होता है? The revenue generated from the farming activity is almost equal to the cost of input that is being used. तो cost of input and revenue generated लगभग बराबर ही है. They are unable to get any surplus. मैंने बहुत पहले आपको बताया था मार्जिनल और इंट्रा मार्जिनल क्या होता है. तो आई एम अ फार्मर, मैंने 1 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन किया और लगभग 1 लाख, 1,000, 2,000, 3,000 का आउटपुट मिला. तो बस जितना आउटपुट मिला उतना ही खेती में पैसा लग भी गया, तो हम कुछ खास कमा नहीं पाए. या मान लीजिए 1 लाख रुपीज का हमने कॉस्ट ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस सब खर्च किया और 1,20,000 मिल भी गए, तो 20,000 का प्रॉफिट हुआ, वो खुद के खर्चे में साल भर के राशन पानी में खत्म हो गया. तो रियलिटी में आपने इससे ज्यादा कुछ अर्न नहीं किया. अब अगले साल खेती करने के लिए पैसा कहां से आएगा? पैसा तो आपके पास है ही नहीं, तो आपको फिर से बोरो करना पड़ेगा. But again, there are states in India like Punjab, Haryana, Himachal Pradesh और so called इंडिया में नियर महाराष्ट्र, गुजरात हो गया, उधर असम हो गया, ये स्टेट्स थोड़े रिच हैं एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में. इनके फार्मर्स भी लोन लेते हैं बट इतना ज्यादा नहीं लेते जितने यूपी, एमपी, बिहार वाले गरीब हैं. सेकेंड चिल्ड्रन, द जेस्टेशन लैग कहने का मतलब बिटवीन सोइंग एंड हार्वेस्टिंग. तो सोइंग पीरियड और हार्वेस्टिंग पीरियड में इतना टाइम गैप होता है चिल्ड्रन कि उस टाइम गैप को पूरा करने के लिए या उस टाइम गैप में अपने खर्चे पूरे करने के लिए दे डू नॉट हैव एनी अदर टाइप ऑफ इनकम. सो अल्टीमेटली दे आर लेफ्ट ओनली टू डू व्हाट? Borrowing. So due to these two reasons, they are badly into the trap of credit basically. समझ में आ गया? क्योंकि कमाई ज्यादा नहीं है और ठीक ठाक कमाई जिनकी है भी, तो सोइंग पीरियड और हार्वेस्टिंग पीरियड के बीच में टाइम गैप इतना है कि उस समय इनकी कोई भी अर्निंग्स नहीं होती. तो उस समय ये अपना काम कैसे चलाते हैं? बोरो करके. एंड बोरोइंग विल अट्रैक्ट व्हाट चिल्ड्रन? इंटरेस्ट. और पढ़े लिखे ज्यादा होते नहीं है, तो किसी ने कितना भी इंटरेस्ट चार्ज कर लिया, हाउ डू दे कम टू नो बेसिकली. सो दैट्स व्हाई इस रूरल क्रेडिट की प्रॉब्लम से निपटने के लिए हमने नाबार्ड का क्रिएशन किया. सो प्लीज कॉपी दीज 2 पॉइंट्स क्विकली चिल्ड्रन. चलिए. सो चिल्ड्रन, क्रेडिट नीड्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 टाइप्स: शॉर्ट टर्म नीड्स, मीडियम टर्म नीड्स एंड लॉन्ग टर्म नीड्स. तो आप सो कॉल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ क्रेडिट नीड्स एक हेडिंग लिखेंगे. Short term is meant for what children? For purchase of seeds, fertilizers, pesticides and insecticide. Insecticide मतलब कीटनाशक. And children बिजली का बिल पे करने के लिए. And इनका जो रीपेमेंट पीरियड होता है वो तो भगवान के ऊपर डिपेंडेंट है. गवर्नमेंट अच्छी आ गई, वोट बैंक चाहिए इस एरिया से, तो लोन एग्जाम भी कर देते हैं. एंड जनरली ये पैसा इनको 6 से 12 महीने के लिए चाहिए होता है. सो पुट द हेडिंग शॉर्ट टर्म क्रेडिट. और किस लिए चाहिए होता है? 5 पॉइंट्स लिख लेंगे आप. मीडियम टर्म इज नीडेड फॉर व्हाट? फॉर मशीनरी, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ फेंसेस. वो जो दीवार तो लगवाते नहीं परमानेंटली, तार बनवा देते हैं लोग. डिगिंग ऑफ वेल्स. फॉर दीज 3 प्राइमरी रीजंस दे नीड व्हाट इज कॉल्ड एज मीडियम टर्म क्रेडिट. और इसका रीपेमेंट पीरियड चिल्ड्रन 1 से 5 साल का होता है. विद इन 1 to 5 ईयर ये पे बैक कर देते हैं पैसा. और लॉन्ग टर्म किस लिए चाहिए? लैंड खरीदना है आपको. सबने शॉर्ट टर्म के पॉइंट्स लिखे होंगे शायद. परमानेंट इंप्रूवमेंट करना है एग्जिस्टिंग लैंड पे. सर कैसा इंप्रूवमेंट? मान लीजिए कि भाई आपको स्पेशल टाइप ऑफ खेती करना चाह रहे हैं, फार्मिंग एक्टिविटी करना चाह रहे हैं, जिससे आपको एक नया इरिगेशन सिस्टम चाहिए. तो उसके लिए भी आपको ढेर सारे पैसे चाहिए. फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपए चाहिए, तो कहां से आएगा 10 लाख? या मान लीजिए आपको ट्रैक्टर परचेज करना है 8 लाख रुपए का, तो कहां से आएंगे 8 लाख? और 8 लाख अगर बैंक से या किसी से मिल भी गए तो 2 महीने के अंदर तो पेमेंट हो नहीं जाएगा. फार्मर है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट तो है नहीं, तो इसका पेमेंट बहुत सालों के अंदर होता है. दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ क्रेडिट इज कॉल्ड एज लॉन्ग टर्म. तो 5, 3, 2 याद रखिएगा. 5 रीजंस फॉर शॉर्ट टर्म: seed, fertilizer, insecticide, pesticide, electric bill. 3 for medium term and 2 for long term. So these are the 10 varied reasons जिसकी वजह से फार्मर को लोन की रिक्वायरमेंट होती है. अंडरस्टूड दिस? रीपेमेंट पीरियड मैंने बता दिया. शॉर्ट टर्म क्रेडिट का रीपेमेंट पीरियड 6 से 12 महीना है.
लॉन्ग टर्म का 1 साल से 5 साल, सॉरी मीडियम टर्म का, एंड फॉर लॉन्ग टर्म इट इज 5 to 20 years, it may be 25-30 even. एंड दो तरह के डेट्स होंगे चिल्ड्रन, वन इज प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव का सिर्फ एक ही मतलब होता है फॉर एग्रीकल्चरल रीजंस, और अनप्रोडक्टिव क्या होता है भाई, फॉर चाइल्ड मैरिज, thereafter for the purpose of payment of interest। पुराने लोन का इंटरेस्ट इतना ज्यादा था कि उसको पे करने के लिए हमने एक नया लोन ले लिया। फॉर दीज मेनी रीजंस दे ऑल्सो बोरो चिल्ड्रन, और बस यहीं से एक फार्मर की बर्बादी स्टार्ट हो जाती है। समझ गए सब लोग प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव? लिख लीजिए झटपट। सो लेट्स कंटिन्यू फर्दर चिल्ड्रन। तो सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट वेरी इंपॉर्टेंट, इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल। नॉन इंस्टीट्यूशनल में वी हैव साहूकार लैंडलॉर्ड्स, गांव के बिजनेसमैन, एंड चिल्ड्रन मनी लेंडर्स। इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, दे चार्ज hefty, very high profile rate of interest. They pledge the personal assets of the farmers up to the extent कि वो जब्त ही हो जाती हैं और कभी बेचारे को वापस नहीं मिलती। This leads to what is called as children exploitation, and many a time children, ये जो मनी लेंडर्स वगैरह होते हैं ना, लैंडलॉर्ड्स वगैरह, विलेज के बिजनेसमैन, ये पार्टनर बन जाते हैं कि 50% ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हमको दो, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% लेंगे तुमसे साल भर का, और अगर 50% ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हमको नहीं दोगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 30% लगेगा। फार्मर बेचारा पढ़ा लिखा अगर नहीं है, कहेगा ठीक है आधा मेरा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ले लो, तो इंटरेस्ट भी कमाया, और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस खरीद के बाजार में बेचेंगे, उस पर प्रॉफिट भी कमाएंगे। तो इतना एक्सप्लॉयटेटिव प्रैक्टिसेस होती है। एंड फाइनली एंड ऑफ द डे द फार्मर्स फॉल इनटू डेट ट्रैप। कभी बेचारों का लोन खत्म होता ही नहीं, और होता क्या है कि लोन के अमाउंट से कहीं ज्यादा इंटरेस्ट आ जाता है। तो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में ये सब प्रॉब्लम्स हैं। एंड 93% ऑफ द फार्मर्स इन इंडिया एट द टाइम जस्ट नेक्स्ट टू इंडिपेंडेंस 50s के टाइम पे चिल्ड्रन इन्हीं लोगों से लोन लेते थे, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऐसा कुछ सिस्टम उस जमाने में कभी बनाया ही नहीं। फिर जब गवर्नमेंट को अकल आई तो उन्होंने सो कॉल्ड 1981 के बाद सोचा कि भाई इंस्टीट्यूशनल सोर्स भी कुछ होना चाहिए। तो डायरेक्ट गवर्नमेंट बॉडीज आर देयर, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स आर देयर, रीजनल रूरल बैंक्स आर देयर, कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज आर देयर। कितने कमर्शियल बैंक्स हैं सिटीज में चिल्ड्रन, उनकी ग्रामीण ब्रांच, दैट इज रूरल ब्रांच, ये भी गांव में है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ग्रामीण शाखा, बैंक ऑफ बड़ौदा ग्रामीण शाखा। ऑब्वियस सी बात है एचडीएफसी आईसीआईसीआई वालों का गांव में कोई ब्रांच नहीं है, बिकॉज दे डू नॉट वांट टू फॉल इनटू द क्लचेस ऑफ दिस पीपल। क्योंकि यहां पे पैसा अगर गया तो गवर्नमेंट बैंक है, एसबीआई, कैनरा बैंक, गवर्नमेंट तो उनको सो कॉल्ड फंडिंग कर देगी, बट प्राइवेट बैंक्स को, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को गवर्नमेंट फंडिंग नहीं करेगी। और इन सब से लोन लेने में एडवांटेज क्या होता है, व्हाट आर द मेरिट्स? सिंपल सी बात है चिल्ड्रन, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कंपेरेटिवली लो। समझ में आ गया? सिक्योरिटी प्लेज की जाती है, बट इस तरह नहीं कि वो एक्सप्लॉइटिव नेचर की हो, या बैंक वाले पार्टनर बन जाए, या आप डेट ट्रैप में फंस जाएं। और सबसे बड़ा एडवांटेज है चिल्ड्रन वेवर का। वेवर मींस इंटरेस्ट भी कितनी बार माफ हो जाता है, मेनी अ टाइम्स आपको प्रिंसिपल भी पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये गवर्नमेंट का वोट बैंक है। समझ में आ गया? तो इतनी इंफॉर्मेशन जरा लिख लें आप सब लोग। चलिए, सो चिल्ड्रन 93% वॉज नॉन इंस्टीट्यूशनल, और इंस्टीट्यूशनल कितना था? 7%। सो क्रेडिट नीड्स ऑफ द फार्मर्स इन द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट 5 year प्लान तो ऐसा था। बट एज ऑफ टुडे, एज ऑफ टुडे मतलब लेटेस्ट 2022-23 का डेटा तो किसी के पास नहीं होगा, जब लास्ट सेंसेस हुए होंगे तब देखा गया कि 66% ऑफ द नीड्स वर सेटिस्फाइड थ्रू इंस्टीट्यूशनल, 44% स्टिल विद नॉन इंस्टीट्यूशनल। अब आप कहेंगे सर जब नाबार्ड आ गया, बैंकिंग बहुत बढ़िया हो गई, तो क्यों अभी भी नॉन इंस्टीट्यूशनल इतना फेमस है? भाई इंडिया का कोई भी बैंक हो, विदाउट एनी प्लेजिंग ऑफ सिक्योरिटी आपको लोन नहीं देगा।
और कुछ फार्मर्स आज भी ऐसे गरीब हैं जिनके पास प्लेज करने के लिए कोई कोलैटरल है ही नहीं, तो वो बेचारे उन्हीं के चंगुल में फंस जाते हैं। बट इनके लिए भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, सेल्फ हेल्प ग्रुप। आप 10-15 दोस्त मिलके बैंक से 10 लाख रुपए ले लें अपनी सिक्योरिटी पे कि किसान भागेगा तो हम पैसा देंगे, नॉट एन इशू। गॉट इट क्लियर? और अब आप इस पैसे को किसान को दे दीजिए और टाइम टू टाइम देखते रहिए कि फार्मर पैसे को ठीक से स्पेंड करे। और कैसे आपको मॉनिटरिंग करनी है? मॉनिटरिंग विल बी डन लाइक दिस कि अगर किसान आपके पास है और बोले गिव मी 5,000 रुपी, आई वांट टू बाय सीड्स, डोंट गिव हिम मनी। Go to the shop where seeds are available. Go to the government center where seeds are available. Make the payment done and get the seeds available to the farmer. नहीं तो वो पैसा बर्बाद कर देगा। टाइम टू टाइम बीच बीच में देखते रहिए कि उसकी फसल की मॉनिटरिंग ठीक ठाक हो रही है कि नहीं हो रही है। देन उसके लिए अच्छी मार्केट सर्च करिए कि उसको अच्छा रेम्यूनरेटिव अमाउंट मिल जाए, आपका अपना अमाउंट भी वापस हो जाए, आपको इंटरेस्ट भी मिल जाए और फार्मर भी ठीक ठाक पैसे कमा ले। तो अगर ये सेल्फ हेल्प ग्रुप थोड़े से एक्टिव हो जाए चिल्ड्रन, तो ये जितना नॉन इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट का बोलबाला है ये सब खत्म हो जाएगा। तो आई होप सो कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कमर्शियल बैंक की मैंने रूरल ब्रांच आपको बता दी, आरआरबी समझ में आ गया। सो टोटल इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट में चिल्ड्रन सिर्फ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लगभग 15% और कमर्शियल बैंक्स अराउंड 75% क्रेडिट देते हैं। तो कहने का मतलब 100% रूरल क्रेडिट में 66% इज नॉन इंस्टीट्यूशनल एंड 44% इज व्हाट चिल्ड्रन? इंस्टीट्यूशनल। मैथ्स सबको आती होगी। 44% का जरा 15% आप निकाल लीजिए तो लगभग 7% के आसपास आ जाएगा, 6.6 के आसपास। गॉट इट क्लियर? और 75% इज 33%। मतलब टोटल क्रेडिट का 33% बैंक्स के थ्रू ही पैसा जाता है। और इन्हीं रीजन से बैंक आप जैसों से पासबुक अपडेशन चार्जेस ये सब लेता है, बिकॉज ये मैक्सिमम पैसा वेव ऑफ हो जाता है। वेव ऑफ में खैर गवर्नमेंट भी हेल्प कर देती है बैंक को, टैक्स के पैसे में से पेमेंट कर देती है। व्हाट इट? सो कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज प्रोवाइड क्रेडिट टू द फार्मर एज रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। और इन सोसाइटीज को ये इंश्योर करना होता है कि टाइमली क्रेडिट दिया जाए फार्मर को, दैट इज एट द टाइम ऑफ व्हाट चिल्ड्रन? प्लॉइंग। प्लॉइंग के टाइम पे अगर फार्मर को लोन नहीं मिला बच्चों, क्या लोन किसी काम का होगा? उसके किसी भी काम का नहीं होगा। समझ में आ गया? आपको भूख लगी है 10 बजे, स्कूल वाले लंच ब्रेक कर रहे हैं 11:30 बजे, आपने 10:15 बजे खाना खा लिया, टीचर ने आपको कैमरे में पकड़ लिया और पनिशमेंट मिल गया। अब गलती आपकी नहीं थी, गलती सिस्टम में थी। पोपड़े में बात गई कि नहीं गई? पक्का? तो ये समझ में आ गया कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी क्या काम करती है। चलिए, the next benefit is they eliminate the money lenders, they spread credit facilities across all regions, and they provide adequate as well as special program for development of credit. But किताबों में बहुत अच्छा लगता है लिखा हुआ, जब लोग बैंक के पास जाते हैं कुछ मैनेजर भी घूस चाहता है मिल जाए। Got it clear? Myself, I have a report, basically नाम नहीं बताऊंगा मैनेजर का। किसी जमाने में सिंडिकेट बैंक इंडिया में हुआ करता था, नाउ दे हैव मर्ज्ड विद Canara Bank. One of my friends wanted to take a home loan for buying a new property of around 40 lakh rupees. The property was around 60 to 65 lakhs. तो बैंक ने कहा आपको 40 लाख का लोन मिल जाएगा। मैनेजर सेड कि हमें 20,000 रुपए प्रोसेसिंग फीस दे दीजिए कैश में। जब उसने कैश शब्द सुना वो समझ गया ये इसकी अपनी जेब में जाएगा, बिकॉज बैंक की प्रोसेसिंग फीस इज इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, और वो बैंक कभी भी आपसे कैश में नहीं लेगा, बैंक आपसे एक चेक लेगा। व्हाट इट क्लियर? आपके अकाउंट से पैसा मूव होकर बैंक के अपने अकाउंट में आ जाएगा। तो कैश में किस तरह की प्रोसेसिंग फीस होती है। तो ये आज नहीं कि चलें कंप्लेन करें, मैंने कहा छोड़ो, क्यों बेचारे की नौकरी ले रहे हो, उसके कर्म उसके साथ, हमारे साथ। वी वेंट टू अदर बैंक, यूको बैंक, तो उसने कहा सर आप लोन अगर 5 ईयर्स का लेते हैं तो हम आपकी जो प्रोसेसिंग फीस होगी इसको 0 कर देंगे। अरे ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि 5 ईयर्स में बैंक आपसे इंटरेस्ट इतना कमा लेगा, मान लेंगे कि प्रोसेसिंग फीस उसी में डिस्काउंट हो गई। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहने को तो इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है, बट एज पर लेटेस्ट न्यूज चिल्ड्रन इंडिया बिगेस्ट ग्रोइंग बैंक इज एचडीएफसी। आप दोनों बैंक की बैलेंस शीट देखेंगे तो एसबीआई की बड़ी है, बट अब चिल्ड्रन मैक्सिमम गवर्नमेंट ऑफिसेज, इधर इट इज वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, सबके अकाउंट्स कहां आ गए? एचडीएफसी के पास आ गए। गॉट इट क्लियर? क्यों आ गए? पहले तो एसबीआई में इन सब के अकाउंट्स कंपल्सरली क्यों होते थे?
क्योंकि गवर्नमेंट इनको फंड करती थी। जितना रेवेन्यू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से आएगा, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, रोडवेज, कोई भी, सारा पैसा 100% गवर्नमेंट की जेब में जाता था। मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है चिल्ड्रन, रेवेन्यू आया फॉर एग्जांपल 100 करोड़ और खर्चा है 120 करोड़। वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट फॉर एग्जांपल रेवेन्यू आया 30 करोड़ और खर्चा है 20 करोड़। रोड डेवलपमेंट, पीडब्ल्यूडी, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, रेवेन्यू आया 1000 करोड़ और खर्चा है 1200 करोड़। तो मेजॉरिटी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में इलेक्ट्रिसिटी की अगर बात करें हम, और चिल्ड्रन वी टॉक अबाउट रोड डेवलपमेंट, 1000 करोड़ आएगा, 1200 करोड़ जाएगा, तो देयर इज अ डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी कहां से कवर अप होगी? टैक्स से। 2019 में नरेंद्र मोदी जी ने, महामहिम प्रधानमंत्री साहब ने, सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को एक लाइन बता दी, 70% ऑफ योर एक्सपेंसेस यू आर सपोज टू मैनेज ऑन योर ओन। हम मैक्सिमम कवरेज जो देंगे वो 30% का देंगे। तो किसी ऑफिस का खर्चा अगर 100 रुपए है, उस ऑफिस को 70 रुपए तो खुद अरेंज करने अपनी कमाई से। इतना एफिशिएंटली काम करिए। और अगर आप नहीं काम कर पा रहे हैं, हम इस सेक्टर को प्राइवेटाइज कर देंगे। क्या कर देंगे? प्राइवेटाइज। गॉट इट क्लियर? तो इस सेक्टर के जो सीनियर एम्प्लॉइज थे, दे सिंपली सेड वी आर फेड अप विद दिस बैंकिंग प्रैक्टिसेस ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, छाप बैंक्स, ये ठीक से काम नहीं करते हैं। कितनी बार ऑनलाइन पेमेंट कस्टमर्स का अटक जाता है और हमारे पास पैसे आते नहीं है, कस्टमर का भी डिस्प्यूट रहता है, इसलिए वो हमारी सर्विसेज को छोड़ के भाग जाते हैं। वो प्राइवेट इलेक्ट्रिक कनेक्शन टाटा का और रिलायंस का लेते हैं, सरकारी कनेक्शन छोड़ देते हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, आप अपना बैंक अकाउंट कहीं पे भी खोल सकते हैं, हमें कोई ऐतराज नहीं होगा। गॉट इट क्लियर? इवन अगर हम आरटीओ की बात करें, रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिस, यहां पे भी सीनियर रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिसर जो होता है इक्विवेलेंट टू द रैंक ऑफ आईएएस नहीं, पीसीएस ऑफिसर होता है, क्योंकि स्टेट जॉब है ये। सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा तो टॉप ऑफिसर है आईएएस, ठीक है, स्टेट का होगा तो टॉप पीसीएस। अब उसके पास पहुंच गए हमारे एचडीएफसी के जोनल हेड, और वो कह रहे हैं सर हमारे अकाउंट खुलवा लीजिए। तो आरटीओ साहब कहेंगे भाई हमारा अकाउंट तो ऑलरेडी एसबीआई में है, व्हाट इज द एडवांटेज वील गेट? आपके सारे एम्प्लॉइज को, 100% ऑफ द एम्प्लॉइज को फ्री क्रेडिट कार्ड दे देंगे। बढ़िया है। आपको जो एटीएम कार्ड दिया जाएगा उस पे हर महीने 2 पीवीआर आइनॉक्स सिनेमास के कूपन आएंगे। व्हाट इट क्लियर? फ्री मूवी देखिए, और एटीएम कार्ड की कोई फीस भी नहीं होगी। क्या आरटीओ साहब इस ऑफर को रेजिस्ट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। उन्होंने एक रिपोर्ट लगा दी कि हमें एसबीआई के अकाउंट में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है और एचडीएफसी में हमें ये बेनिफिट्स मिल रहे हैं, और अगर हम ये काम कर लें तो हमारे एम्प्लॉइज को भी फायदा होगा, एम्प्लॉय मन लगा के काम करेंगे, पर्सोनल मैनेजमेंट, और हमारा बिजनेस और हमारी सर्विसेज, हमारे रेवेन्यूज ग्रो करेंगे। गवर्नमेंट कह रही है हमें क्या प्रॉब्लम, अकाउंट कहीं पे भी खोलो। तो इन दैट केस इस तरह से एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, आईडीबीआई एंड ऑल ने ये एसबीआई टाइप की दुकानदारी को चौपट कर दिया पूरा का पूरा। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? सो चिल्ड्रन, नेशनलाइजेशन जरूर हुआ 1969 में, बट आज बैंड बजी हुई है एसबीआई की भी ठीक से। और इनको पता था स्टार्टिंग में कि हम इकलौते बैंक है, हमारा कौन क्या कर लेगा। तो अब एमर्जिंग एचडीएफसी का बिजनेस बहुत बढ़िया है। इवन आईसीआईसीआई बैंक आप देखिए, हर गली मोहल्ले इनकी ब्रांच खुल रही है। और कभी आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चले जाइए, ऐसे बिहेव करेंगे जैसे आप इनके पापा के नौकर हैं, ठीक से बात भी नहीं करते सीधे मुंह। क्यों भाई? बिजनेस बढ़िया चल रहा है। तो ये सब बेसिकली अब रूरल क्रेडिट देते हैं। और क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे, मोनोपोली सेक्टर था इनका, कोई कंप्लेन इनकी किसी से होती नहीं थी, तो इनके ऑफिसर्स ने भी घूसखोरी, ब्राइब और चोरी स्टार्ट कर दी चिल्ड्रन। तो दैट्स वाई किताबों में बहुत अच्छा लिखा है, बट रियलिटी में लोन लेना इनके लिए, इनसे बहुत मुश्किल है चिल्ड्रन। देन वी हैव रीजनल रूरल बैंक्स एंड डेवलपमेंट बैंक्स। ये क्या काम करते हैं? ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करते हैं। अगेन चिल्ड्रन, एज आई सेड, किताब में लिखा हुआ है, और ये वीकर सेक्शन को लोन देते हैं, बट अगेन लोन तब देंगे व्हेन यू हैव गुड अमाउंट ऑफ कोलैटरल। कोलैटरल बोले तो सिक्योरिटी। आपके पास सिक्योरिटीज नहीं होंगी, ठेंगा आपको लोन मिलेगा यहां से। नाबार्ड, अब ये थोड़ा सा गलत लिख गया है, इसको सबसे पहले होना चाहिए एट द टॉप मोस्ट बॉडी, उसके अंडर में चिल्ड्रन सब काम करते हैं। कहने का मतलब, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अहमदाबाद और सो कॉल्ड लखनऊ, न्यू दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, कश्मीर, जम्मू, लेह, लद्दाख में जो ब्रांचेस होंगी वो आरबीआई कंट्रोल करता है।
किसी गांव में अगर एसबीआई की कोई ब्रांच चल रहे हैं, दैट इज कंट्रोल्ड एंड मॉनिटर्ड बाय नाबार्ड बेसिकली। खोपड़े में बात गई चलन पक्का। सो लाइक वी हैव topmost agency for regulating and dominating commercial bank RBI, for rural banking the topmost is NABARD basically. Okay, no need to write it separately, आपके पास जो नोट्स है उसमें लिखा हुआ है। So they have to ensure कि timely delivery of credit हो, पैसा ठीक से मिल जाए। बैंक के एम्प्लॉइज को जितना भी बच्चों रूरल बैंकिंग का काम है, रूरल बैंकिंग में कैसे एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग देनी है, ये काम भी किसका है? नाबार्ड का है चिल्ड्रन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट एंड रिजर्व बैंक के साथ दे कोऑर्डिनेट इन द प्रोविजन ऑफ लोन कि किस सेक्टर को कितना लोन देना है। अभी जैसे चेन्नई में बाढ़ आ गई तो ऑब्वियस सी बात है वहां के फार्मर्स को भी कुछ ना कुछ नुकसान हुआ होगा, तो गवर्नमेंट अनाउंस करती है नहीं भाई इनका लोन का इंटरेस्ट वेव ऑफ कर दो, इनका प्रिंसिपल वेव ऑफ कर दो, इंटरेस्ट ले लो, इनका दोनों वेव ऑफ कर दो। तो सारी चीजें नाबार्ड अनाउंस करेगा, बट व्हेन दे विल गेट अ ग्रीन सिग्नल फ्रॉम आरबीआई, स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, अपने मन से ये कुछ भी नहीं बोलते हैं। गॉट इट? फार्मर ने लोन लिया था, 70% हैव बीन पेड बैक। अब इस फार्मर को बोलेंगे जितना तुम लोन वापस कर चुके हो उतना फिर से ले सकते हो, रीफाइनेंस प्रोजेक्ट बेसिकली। सो दिस विल ऑल्सो बी वर्किंग अंडर द एम्बेट ऑफ आरबीआई। और अगेन कौन कम्युनिकेट करेगा रूरल एरिया में? इट इज नाबार्ड बेसिकली। तो अगर हम बात करें कानून की चिल्ड्रन, तो नाबार्ड को भी स्टैब्लिश किसने किया? आरबीआई ने। बट आरबीआई एंड नाबार्ड एज ऑफ टुडे आर इंडिपेंडेंट पैरेलल बॉडीज इन बैंकिंग। एक का काम है अर्बन एरिया की बैंकिंग को रेगुलेट करना और दूसरे का काम है रूरल एरिया की बैंकिंग को कोऑर्डिनेट करना। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात चलन? चलिए, रूरल बैंकिंग चिल्ड्रन, तो नेशनलाइजेशन हुआ 1969 में। एज पर नेशनलाइजेशन आपको भी अगर एक बैंक सेटअप करना है चिल्ड्रन, तो यू हैव टू टेक अ बैंकिंग लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई इफ यू वांट टू सेटअप अ बैंक इन अर्बन एरिया। बैंक है, ब्रांच ओपन करनी है, तब भी आरबीआई से लाइसेंस लेना पड़ेगा। बट अगर आप रूरल बैंकिंग, माइक्रो फाइनेंस बैंकिंग इन रूरल सेक्टर करना चाहते हैं, तो आपको लाइसेंस किससे लेना पड़ेगा? नाबार्ड से। और नाबार्ड भी आरबीआई से कंसल्ट करके ही आपको लाइसेंस देगा। गॉट इट चिल्ड्रन? सेल्फ हेल्प ग्रुप की कहानी मैंने सुनाई थी बच्चों आपको। सर ये माइक्रो क्रेडिट क्या होता है? छोटा अमाउंट ऑफ लोन, आई रिपीट 20,000, 50,000, 1 लाख, इसकी लिमिट सेट कर दी गई है। स्टेट टू स्टेट, टाइम टू टाइम, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। गॉट इट? अगर लोगों को मेरा लास्ट ईयर का 11th का फाइनेंशियल लिटरेसी का लेक्चर याद हो चिल्ड्रन, एक किसान क्रेडिट कार्ड मैंने आपको पढ़ाया था शायद। फार्मर्स को इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू लोन मिल जाता है। तो फार्मर्स को मान लीजिए 3 महीने का लोन मिल गया। कैसे? फार्मर्स जाएंगे किसी पर्टिकुलर शॉप पे जो किसान क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट करता होगा, कार्ड स्वाइप करेंगे, 10,000 की सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड लेके आ जाएंगे और पेमेंट करना है आफ्टर 3 मंथ। 3 महीने तक फार्मर के पास पैसे आने की उम्मीद है। तो जिनके पास पैसे नहीं है, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू दैट साहूकार एंड मनी लेंडर who charge exorbitantly high amount of interest, they can take the service of what children? किसान क्रेडिट कार्ड। इसके थ्रू वो शॉपिंग वगैरह, अब शॉपिंग मतलब वो शॉपर स्टॉप नहीं जा सकते, वहां पे क्रेडिट कार्ड नहीं चलेगा। ये क्रेडिट कार्ड सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट नीड्स को पूरा करने के लिए जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज से रिलेटेड है उसी में काम करता है। लॉजिक अंडरस्टूड वेल चिल्ड्रन? So here the farmers will be liberating themselves from the debt trap of Mahajan and money lender. महाजन मतलब वही विलेज के बिजनेसमैन एंड ऑल। समझ में आई बात चिल्ड्रन? समझ में आ गई बात? बट अगेन देयर इज अ डेफिशिएंसी, सो प्लीज राइट डाउन द हेडिंग इन योर कॉपी चिल्ड्रन। रूरल बैंकिंग क्रिटिकल इवैल्यूएशन, आई रिपीट, रूरल बैंकिंग क्रिटिकल इवैल्यूएशन, एंड बिलो दैट पुट द हेडिंग डेफिशिएंसीज। पहली डेफिशिएंसी चिल्ड्रन, कोलैटरल नहीं है तो आपको लोन नहीं मिलेगा। समझ में आ गया? पॉलिटिकल पॉपुलिज्म, गवर्नमेंट मेनी अ टाइम्स लोन के डिफॉल्ट को कवर करने के लिए इंटरेस्ट और प्रिंसिपल माफ कर देती है, जिससे अल्टीमेट बर्डन बैंक के ऊपर आता है। बैंक के प्रॉफिट्स भी कितनी बार गिर जाते हैं। कभी कभी तो गवर्नमेंट टैक्स के थ्रू कवरेज इनको देती है, बट मेनी अ टाइम्स अगर कवरेज नहीं मिला, हाँ बैंक को हम कंपल्सरली नहीं बोलेंगे भाई लोन माफ कर दो, गॉट इट क्लियर, बट किसान खुद ही भाग जाएगा।
तो ऑब्वियस सी बात है बैंक क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा जमीन हथिया लेगा। क्या बैंक के लिए लैंड बेचना बहुत आसान होगा? एब्सोल्युटली नॉट। और जब एक पर्टिकुलर एरिया के मैक्सिमम लोग जिनकी खेती फसल बेकार हो गई, तो किसी कोई दूसरे फार्मर को हम वो लैंड बेच भी नहीं पाएंगे, बिकॉज हमें बायर नहीं मिलेगा। और मेरे और आपके जैसे लोग तो शहर छोड़ के जमीन खरीदने गांव में जाने नहीं वाले। गॉट इट क्लियर? कल्चर ऑफ थ्रिफ्ट सेविंग फॉर द फ्यूचर, द थर्ड पॉइंट चिल्ड्रन। इसके लिए फाइनेंशियल लिटरेसी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, कि बैंक्स वगैरह ने कभी इस तरह की ट्रेनिंग दी ही नहीं फार्मिंग फैमिलीज को, कि जब भी आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हो यू शुड सेव दैट मनी। समझ में आ गई तीन प्रॉब्लम? चलो कॉपी देम क्विकली। Yes, sir. सो ये चीज इंपॉर्टेंट है। इम्पैक्ट ऑफ डेट बर्डन इज जनरली बिकमिंग सो ह्यूज दैट सोसाइटल डेथ्स आर राइजिंग चिल्ड्रन। बट अगेन गवर्नमेंट ने इसको कम करने के लिए क्या प्रोवाइड कर दिया? क्रॉप इंश्योरेंस। क्या प्रोवाइड किया? कुछ पार्ट ऑफ द मनी फार्मर्स पे करेंगे एंड सम पार्ट ऑफ द मनी सो कॉल्ड विल बी पेड बाय द गवर्नमेंट। कुछ फार्मर्स और कुछ गवर्नमेंट प्रीमियम बेसिकली पे करेंगे। और अगर क्रॉप डैमेज होता है तो फार्मर को अब कूदने काटने की जरूरत नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी इनके लॉस को क्लियर करेगी। समझ में आ गया? समझ में आ गया बच्चों? चलिए द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर चिल्ड्रन, जो दो लिंगरिंग इश्यूज थे, पहला था रूरल क्रेडिट एंड नेक्स्ट इज रूरल मार्केटिंग। अभी एक दो साल पहले आपने देखा होगा काफी एजिटेशन हुआ था, धरना प्रदर्शन मॉब वगैरह हुए थे दिल्ली नोएडा बॉर्डर पे, कि भाई जो नया फार्म बिल आया उससे फार्मर्स आर गोइंग टू सफर ह्यूज लॉस। ऐसा कुछ नहीं था चिल्ड्रन। ओल्ड फार्म बिल जो था और अभी भी चल रहा है, न्यू फार्म बिल नहीं आने दिया लोगों ने। ओल्ड फार्म बिल सेड दैट इफ यू आर अ फार्मर इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, आप अपना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस किसी मिडिल मैन के थ्रू ही फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया या किसी को भी बेच सकते हो। काफी मिडिल मैन फॉर्म हो गए थे चिल्ड्रन, मिस्टर एक्स जैसे। और ये मिडिलमैन अल्टीमेटली खूब पैसा कमाते थे। कैसे? फार्मर से 10 रुपए किलो में इन्होंने खरीद लिया चावल और फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को सेल किया एट अ प्राइस ऑफ 16। 10 की खरीदी हुई चीज 16 रुपए में बेच रहे हैं, कितना प्रॉफिट है? 60%। फार्मर की बेचारे की जो इनपुट कॉस्ट थी दैट वाज अराउंड 9 रुपी। तो जिसने मेहनत की ही और शी अर्न ओनली 10%, और जो सिर्फ मीडिएटर का काम कर रहा है दे आर अर्निंग हाउ मच? 60%। तो गवर्नमेंट को लगा भाई ये तो बड़ा नुकसान हो रहा है किसान का, तो गवर्नमेंट ने न्यू फार्म बिल इंट्रोड्यूस किया कि अगर एमपी का या किसी भी स्टेट का फार्मर है, ऑनलाइन पोर्टल वुड बी देयर, वो अपना स्टॉक ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, उसकी क्वालिटी ग्रेडिंग जो भी है उस पर पोस्ट कर देगा, बायर उसको कॉन्टैक्ट करेगा। गॉट इट क्लियर? जैसे इंडिया मार्ट एक वेबसाइट है, बायर कॉन्टैक्ट करेगा और डिलीवरी हो जाएगी सो कॉल्ड एग्रीकल्चरल आउटपुट की, और इंडिया के किसी भी कोने में जाके किसान अपना एग्रीकल्चरल आउटपुट बेच सकता है। बट मिडिलमैन को क्या लगा, अगर गवर्नमेंट का बिल पास हो गया तो हमारी दुकानदारी पूरी चौपट हो जाएगी, खोपड़े में बात गई। तो मिडिल मैन्स वर देयर जिन्होंने किसानों को भड़काया, कितनों ने डोमिनेट किया, डराया धमकाया कि अगर तुम धरना प्रदर्शन में मेरे साथ नहीं गए तो मैं तुम्हें खेती ही नहीं करने दूंगा। तो इट्स जस्ट लाइक दैट कि भाई आप जिससे पिछले 25 साल से एज अ फैमिली डोमिनेटेड हैं, तो 90% केस में आपका मुंह खुलेगा ही नहीं, चाहे वो गलत भी कर रहा है, आपको पता भी ये गलत है, बट देयर इज अ फीलिंग कि भाई हम कैसे बोलें क्या बोलें एंड ऑल दैट। तो 90% लोग जो धरना प्रदर्शन वगैरह कर रहे थे दिल्ली नोएडा एमपी, ये क्या कहते हैं हरियाणा बॉर्डर पे, वो फार्मर्स थे ही नहीं, दे वर द मिडिलमैन एक्चुअली, जिनकी सो कॉल्ड अर्निंग को चोट पहुंचने वाली थी। गवर्नमेंट भी बेचारी परेशान हो गई, गवर्नमेंट ने अपना जो ड्राफ्ट था वो वापस ले लिया और ये बिल पास नहीं हो पाया। समझ में आ गया? तो किसी के लिए गवर्नमेंट कुछ करना भी चाहती है तो लोग ही नहीं करने देना चाहते। सो दिस वाज द चैलेंज बेसिकली। समझ में आ गया? तो अगर नया फार्म बिल पास हो जाता चिल्ड्रन, ये सारी की सारी प्रॉब्लम पूरी तरह से 110% वुड हैव कम टू एन एंड। गॉट इट क्लियर? सो चिल्ड्रन देयर आर 6 पॉइंट्स, आप इनको झटपट कॉपी कर लीजिए, देन आई स्टार्ट एक्सप्लेनिंग ऑल ऑफ देम वन बाय वन। So let me explain all one by one. The first is gathering the produce after harvesting. आप सब ने बच्चों बिजनेस स्टडीज में
मार्केटिंग पढ़ा है और वहां पे असेंबलिंग का फंक्शन पढ़ा था ना, तो ये भी असेंबलिंग ही है एक तरह से। सेकेंड इज प्रोसेसिंग, स्ट्रॉ को ग्रेन से अलग किया जाए, इसके लिए मशीनें आती हैं, देखी होंगी आपने, एक तरफ ग्रेन अलग गिर रहा है और जो उसकी छाल होती है, मतलब जैसे गुलाब का पौधा है, फूल अलग हो गया बाकी डंडी अलग हो गई, लाइकवाइज। ग्रेडिंग द प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू इट्स क्वालिटी, ये भी आपने पढ़ा होगा चिल्ड्रन, ग्रेडिंग एंड व्हाट, स्टैंडर्डाइजेशन। व्हाट इट क्लियर? जैसे आपके घर में आटा आता होगा बच्चों, तो पापा या दादाजी या मम्मी के मुंह से कभी आपने सुना होगा के 68 गेहूं का ही आटा देना, के 68 इज 68, इन हिंदी इट इज 68, दिस इज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ व्हीट दैट इज अवेलेबल इन इंडिया। लॉजिक समझ में आ गया? देन पैकेजिंग द प्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू बायर्स प्रेफरेंस, लॉट साइज। अब भाई अगर इंडस्ट्रियल पैकेट है उसका क्या कहते हैं चावल का, तो कुड बी अ 30 kg पैक, बट अगर आपको रिटेल बायर को बेचना है तो इट कुड बी अ 5 kg, 10 kg और अ 1 kg पैक इवन। स्टोरिंग द प्रोड्यूस फॉर फ्यूचर सेल नोन एज व्हाट चिल्ड्रन? वेयर हाउसिंग। मैंने एक एग्जांपल आपको रेफर किया था चिल्ड्रन, आर्या एग्रो का, पुराना वीडियो है देख लीजिएगा। सेलिंग द प्रोड्यूस व्हेन द प्राइस इज ल्यूक्रेटिव, लिखा जरूर है, हो नहीं पाता बिकॉज ल्यूक्रेटिव प्राइस मिडिलमैन को मिलता है, असली फार्मर को नहीं मिलता। और जो फार्मर्स थोड़े रिच होते हैं, मिडिलमैन से दोस्ती यारी कर लेते हैं, वो भी कमा लेते हैं। बट इट तो मेजोरिटी इंडिया में फार्मर्स इसीलिए कमजोर हैं बेसिकली, क्योंकि वो एक तो अपने बच्चों को पढ़ने लिखने नहीं देते ताकि उनके बच्चे बाहर जाएं, पढ़ाई लिखाई करके आए, कानून जाने क्या है, एमबीए करें, बीटेक करें, लॉ करें, ऑल दैट, और फिर अपने एक्सपोर्ट हाउसेस खोलें, देन दिस रूरल मार्केटिंग वुड बी बेटर। तो गवर्नमेंट काफी एफर्ट करती है, बट बेचारे इतने दबे कुचले वर्ग के होते हैं कि ये ज्यादा सो कॉल्ड पनप पाते नहीं है। सो रिटन चिल्ड्रन ऑल द पॉइंट्स? चलिए, सो पीपल अंडरस्टूड द प्रोसेस, असेंबलिंग, प्रोसेसिंग, ग्रेडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन, पैकेजिंग, वेयरहाउसिंग एंड सेलिंग। गॉट इट? चलिए, सो इंडिपेंडेंस के टाइम में चिल्ड्रन, द मार्केटिंग एक्टिविटी वाज ऑलमोस्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ सो कॉल्ड बिचौलिए, मनी लेंडर, ट्रेडर एंड कमीशन एजेंट्स। होल्डिंग कैपेसिटी जीरो थी फार्मर्स की, क्यों? क्योंकि इनके ऊपर लोन का बोझ इतना ज्यादा था। मनी लेंडर सामने खड़ा है, तुम्हारी फसल कट गई, लाओ मेरा लोन का पैसा वापस करो 10 days के अंदर। फार्मर कहेगा मेरे को कम से कम 25 दिन चाहिए इस फसल को बेचने के लिए। अच्छा ठीक है, नहीं बेच पा रहे, लाओ हमको यही दे दो, तो भाई इंटरेस्ट से ज्यादा हम प्रॉफिट अर्न कर लेंगे। गॉट इट क्लियर? गॉट इट क्लियर? सो द फार्मर्स वर ओब्लाइज्ड टू सेल देयर क्रॉप टू मनी लेंडर्स ओनली। तो फार्मर ने, मतलब उनके दादाजी ने जब ये काम चालू किया, पिताजी को भी वही ट्रेनिंग मिली, घर के बच्चे हैं वो भी यही समझते थे, तो इसको एक ट्रेडिशनल कल्चर ऑफ द फैमिली बिजनेस एक्टिविटी बोल दीजिए, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी बोल दीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, हर चीज लोग यही मानते थे कि जो भी आउटपुट होगा इट हैज टू बी सोल्ड टू द मनी लेंडर ओनली। कभी किसी ने ये सोचा ही नहीं कि दिस कुड बी सोल्ड टू समबडी एल्स एज वेल। तो फार्मर्स को तो बहुत लो प्राइस मिलता था, लॉस झेलना पड़ता था, बट सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाता था? दीज मिडलमैन बेसिकली। ओके, समझ में आ गया? डिस्ट्रेस सेल, फार्मर्स आर कंपेल्ड टू सेल द प्रोड्यूस इमीडिएटली आफ्टर द हार्वेस्ट। मार्केट प्राइस हाई हो लो हो कुछ भी हो, ऑब्वियस सी बात है लो नहीं होती थी, क्योंकि अगर लो होगी तो मनी लेंडर, साहूकार, जो मिडिल मैन है क्यों खरीदेगा, वो कहेगा मेरे को नहीं खरीदना, जो बाजार में बेच लो। What are the measures initiated by the government? Put this entry children. Regulated markets. So called ऐसी markets थी जो गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश की, और स्ट्रिक्ट विजिलेंस था कि एक तो तौल ठीक हो। मनी लेंडर क्या करता था, वो जब इसकी वेइंग करता था 100 kg वेइंग स्केल पे नजर आता था, बट प्रोडक्ट यूज टू बी 110 kg। फार्मर के पास कोई क्रॉस चेक भी नहीं था, तो 10% का तो प्रॉफिट मार्जिन यही हो गया। 9 रुपए किलो में कमोडिटी प्रोड्यूस हो रही है, फार्मर इज सेलिंग टू द मनी लेंडर और टू द मिडिलमैन एट 10, एंड दैट मनी लेंडर और मिडिलमैन इज सेलिंग टू द गवर्नमेंट एट 16। तो सोचिए 70% का प्रॉफिट हो गया। 60% तो प्राइस डिफरेंस, 10 का 16, और 10% जो वेइंग में घपला कर गए उसके साथ। गॉट इट? तो अगेन लिखा है यहाँ पे बहुत कुछ है, बट होता नहीं है बेसिकली। बी क्विक, बी क्विक। तो समझ में आ गई सबको बात रेगुलेटेड मार्केट की?
कंफर्म? चलो, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सोसाइटीज, कैंप्स, इन्हें सेटअप किया जाता था। कौन सेटअप कर सकता है? हम भी सेटअप कर सकते हैं, आप भी सेटअप कर सकते हैं। 8-10 फार्मर्स मिल जाए वो सेटअप कर सकते हैं। बेटर तरीके से नेगोशिएट कर सकते हैं मिडिलमैन के साथ। भाई 10 किसान गांव के जो बड़े किसान थे वो मिल गए और मिडिलमैन से बोल रहे हैं दैट वी नो कि तुम हमसे 9 का सामान 10 में खरीद के सरकार को 16 में बेचते हो, 14 रुपए से कम में हम तुमको सामान नहीं बेचेंगे, जो करते बनता है कर लो। और अब क्योंकि इन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी बना ली है विच इज अ लीगल सोसाइटी, तो इनको कोई डैमेज भी नहीं होगा। तो जहां पे किसान दबा कुचला गरीब था वहां तो बेचारा कुछ नहीं कर पाया, और जहां पे उसके पास अपॉर्चुनिटी थी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर कलेक्टिव सेल खुद किया करते थे वो लोग खुद। अब इनके घर के बच्चे भी थोड़े पढ़े लिखे हो गए, तो इन्होंने अपने पापा मम्मी को समझाया क्यों आप इसके चक्कर में फंसे हो, लेट अस कम एंड रजिस्टर अ सोसाइटी, और उसके थ्रू डायरेक्ट एफसीआई से बात करेंगे, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड चलन? सेकंड पॉइंट लिख लीजिए, हेडिंग लिखिएगा बस, बाकी तो नोट्स में पीपल हैव। कैम्स, कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग सोसाइटीज। गॉट इट? समझ में आ गया? मिल्क कोऑपरेटिव का यहां पे एक एग्जांपल है चिल्ड्रन, आपने शायद नाम सुना होगा, डॉक्टर वर्गुशे कुरीन। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी 2006-7 में, 6-7 नहीं 5-6 की शायद बात है, या एक साल और पीछे कर लीजिए 4-5, सेंट्रल यूनिवर्सिटी डिक्लेयर हुई थी चिल्ड्रन, और वर्गुशे कुरीन जी को यहाँ का पहला चांसलर बनाया गया था। चांसलर इज द हेड ऑफ द यूनिवर्सिटी चिल्ड्रन। स्टेट यूनिवर्सिटी के चांसलर्स वहां के गवर्नर्स होते हैं स्टेट के, और वाइस चांसलर इज द एक्टिंग प्रिंसिपल टाइप आप बोल सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के चांसलर्स अलग से अपॉइंट किए जाते हैं। तो ही वॉज द पर्सन जिसने लोगों को गुजरात स्टेट के आनंद शहर में चिल्ड्रन सिखाया कि आप जितना मिल्क एक्सट्रैक्ट करते हैं काउ एंड बफेलो से, जो बिक गया वेल एंड गुड, बाकी तो वेस्ट हो जाता है, कम सेल इट टू अस, हम आपको अच्छा दाम देंगे। और उस समय जन्म हुआ आनंद मिल्क यूनियन का, और उसके बाद ये कोऑपरेटिव सोसाइटी गॉट कन्वर्टेड इनटू जॉइंट स्टॉक कंपनी, और नाम बन गया आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। दैट इज अमूल बेसिकली, अटरली बटरली डिलिशियस। तो डॉक्टर वर्गुशे कुरीन इज नोन एज द फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन। समझ में आ गया? और इसी के बेसिस पे न्यूजीलैंड जैसी कंट्री में भी चिल्ड्रन कोऑपरेटिव चल रहे हैं, जिन्होंने ट्रेनिंग यहीं से लिया के और वहां हमसे बेटर काम कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे करप्ट गवर्नमेंट नहीं हुआ करती थी। समझ में आ गया? नेक्स्ट चिल्ड्रन, प्रोविजन ऑफ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी। Government these days is giving approval to private entrepreneurs like you and me children to set up godowns, to set up warehouses. इस पे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। मिस्टर लोक मनी लाल गुप्ता जी, ये चिल्ड्रन प्रयागराज सिटी में आए बहुत साल पहले फ्रॉम मेरठ, और इन्होंने पोटेटोज की वेयर हाउसिंग के ऊपर काम चालू किया। किसान बहुत डरे सहमे थे, वो सोचते थे कि अगर हम आलू को कोल्ड स्टोरेज में डीप फ्रीजर में स्टोर कराएंगे तो आलू का जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होगा दैट विल बी जीरो। इन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया, विश्वास दिलाया कि अगर आपका पोटेटो मार्केट में कम प्राइस पे बिकता है, आई एम रेडी टू बेयर द लॉस, आप मेरे से इतने का एक बिल ऑफ एक्सचेंज साइन करा लो, एक अग्रीमेंट ले लो। लोगों को विश्वास हुआ, उन्होंने अपना सरप्लस पोटेटो का प्रोडक्शन यहां पे रखना स्टार्ट किया चिल्ड्रन, और पता लगा कि भाई बाद में आलू में कोई खराबी नहीं आई और आलू बढ़िया दाम पे बाजार में बिक भी जाता है। तो ये छोटी छोटी बातें, ये अलग अलग बिजनेसमैन से जिनके बारे में कोई जानता नहीं, और प्रयागराज सिटी में इनका महर्षि पतंजलि विद्या मंदिर के नाम से 3-4 स्कूल्स भी चलते हैं चिल्ड्रन। गॉट इट क्लियर? समझ में आ गया? तो सो कॉल्ड ऐसे इंडिया में बहुत एग्जांपल्स आपको मिलेंगे। तो लोगों को बोला हम पैसे देंगे, हमसे पैसा ले लो पूरे आलू का आज की तारीख में जितने का आलू है, और हमारे यहाँ स्टोर करिए। तो लोगों को समझ में आया जब आदमी इतना भरोसा दिला रहा है तो डेफिनेटली वो चीट नहीं हो सकता। तो तब से यू कैन से कि इंडिया में पोटेटो की वेयर हाउसिंग स्टार्ट हुई चिल्ड्रन। समझ में आई बात? लिख लीजिए हेडिंग चिल्ड्रन। सब्सिडाइज्ड ट्रांसपोर्ट, फार्मर्स को बोला गया कि जब आप रेलवे के थ्रू अपना एग्रीकल्चरल आउटपुट अर्बन मार्केट में भेजेंगे, अगर हम 20 रुपी केजी फेयर चार्ज करते हैं बाकी चीजों पे, यू आर सपोज टू पे ओनली 8 रुपी केजी। गॉट इट क्लियर? डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, किस मार्केट में किस सीजन में किस तरह के प्रोडक्ट की डिमांड होगी, ये भी हम आपको सो कॉल्ड
जैसे इंडिया मार्ट वेबसाइट है, उसके थ्रू एग्रीकल्चर वेबसाइट्स आर देयर, आपको हम डेटा दे देंगे, तो यू कैन प्लान कि आपका एग्रीकल्चरल आउटपुट किस स्टेट में कब बिकेगा। एंड इफ आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी हो चिल्ड्रन, तो आपने पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी पढ़ा होगा डिमांड में। अगर बहुत बढ़िया फसल होती है तो फार्मर फील्स हैप्पी और सैड चिल्ड्रन? सैड। व्हाई सैड? बिकॉज एट दैट टाइम प्राइसेस वुड डेफिनेटली गो डाउन, दाम गिर जाएगा। दाम गिर जाएगा तो बेचारे को प्रॉफिट नहीं होगा। तो किसान सोच के बैठा था मैं शुगर केन 20 रुपए किलो के भाव से बेचूंगा, प्राइस गिर गया और 7 रुपए में बिक रहा है। फार्मर सेट टू द गवर्नमेंट कि भाई हम तो मर जाएंगे, क्योंकि हमारी जो कल्टीवेशन कॉस्ट है दैट इज कमिंग अराउंड 9 रुपी टू 12 रुपी। गवर्नमेंट कह रही है नो प्रॉब्लम, सेल योर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एट व्हाटसोएवर प्राइस यू फाइंड द कस्टमर, इफ नॉट सेल इट टू अस एट 15 रुपी केजी। आपका भी नुकसान नहीं होगा और हम तो कहीं ना कहीं इसको सेटल कर ही देंगे, कहीं एक्सपोर्ट कर लेंगे, रियल वालों को बेच देंगे, कहीं गन्ने का जूस ओरिजिनल पिलाओ जो अभी चीनी और पानी घोल के पिला रहे हो। ओके, so this is MSP program children. Got it? All 3 points have been copied. If not, please do them fast. And children, मेरे इस टेक्स्ट को अगर आप उन नोट से कंपेयर करें जो मैंने दिए हैं, तो उसमें बहुत कम लिखा होगा, बिकॉज दे आर कोर फोकस्ड ऑन द CBSE कंटेंट ओनली। बट दिस बीइंग अ टेक्स्ट बुक, तो यहाँ पे कुछ चीजें ज्यादा होंगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट चिल्ड्रन, ये सब तो टाइम पास कंटेंट लिखा हुआ है, इसमें ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। 90% of the agricultural marketing is handled by whom children? Private traders. Government का जो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है that handles only 10%. This data is important because MCQ में काम आएगा और वहां पे आप फंस जाएंगे। और डेटा आप NCERT से लर्न करेंगे। Got it clear? यहाँ पे थोड़ा सा अपडेटेड होगा, हो सकता है NCERT क्योंकि उतनी अपडेटेड नहीं होती फ्रीक्वेंटली, वहां पे अगर पुराना डेटा तो एग्जाम में वही पूछा जाएगा आपसे। समझना क्या? क्योंकि CBSE NCERT की सगी संतान है, तो वहां अगर गलत भी है तो गलत को ही सही माना जाता है। चलिए, ऑल्टरनेटिव मार्केटिंग चैनल बंद हो गया, बिग बाजार क्या गया इसकी जगह बच्चों? अरे बताइए भाई। रिलायंस स्मार्ट पॉइंट, वेरी गुड। जाते होंगे आप लोग सामान खरीदे, समझ में आ गया? सीधे फार्मर्स से वेयर हाउस के थ्रू ये सामान यहां पे आता है। डायरेक्ट सेल बाय फार्मर्स टू द कंज्यूमर्स, वन चैनल पढ़ा था ना हमने अपने बिजनेस स्टडीज के चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में। चलिए, पंजाब हरियाणा राजस्थान अपनी मंडी। अब ये वाला बिग बाजार अलग है, जो यहां लिखा है वो बिग बाजार अलग है चिल्ड्रन। रायतू बाजार एंड उजावर संडीज, ये क्या है सर? अलग अलग जगहों पे इनका नाम अलग अलग है। जैसे ओणम एक फेस्टिवल होता है, बैसाखी भी एक फेस्टिवल होता है, जहां पे क्रॉप जब फसल उगती है तो मनाते हैं चिल्ड्रन, तो अलग अलग नाम से इसको जानते हैं। तो पंजाब में इट इज अपनी मंडी, पंजाब हरियाणा राजस्थान में चिल्ड्रन। स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में रायतू बाजार के नाम से जानते हैं, और तमिलनाडु में भी कॉल इट एज उजवर संडीज। समझ में आ गया? समझ में आ गया? सो हेयर इट इज अ डायरेक्ट सेल, आई रिपीट चिल्ड्रन, इट्स अ डायरेक्ट सेल बाय द फार्मर। यहां पे आप लिख सकते हैं वन, वन चैनल भी ना लिखें तो यू कैन से डायरेक्ट चैनल, क्योंकि वन तो इनडायरेक्ट में आ जाएगा ना। बस कुछ समय बाद आपको Amazon में भी ऐसी चीजें मिलेंगी। इवन फार्मर्स को Amazon भी हेल्प करता है कि आप अपनी लिस्टिंग करा लीजिए, जब आपके पास ऑफर आएगा हमारा एजेंट आपसे पैक्ड कंटेंट लेने आएगा, आप दे दीजिएगा। बट फार्मर के साथ प्रॉब्लम क्या है, बेचारा पैकिंग कैसे करे अपने चावल दाल की? तो उसको किसी पैकिंग हाउस से सो कॉल्ड कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। समझ के चलो। चलिए, एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन एंड मार्केट रिस्क, पुट द हेडिंग क्विकली चिल्ड्रन। चलो, तो व्हाट इज एग्रीकल्चरल डाइवर्सिफिकेशन? भाई सिंपल एग्रीकल्चरल एक्टिविटी क्या होती है, सबको पता है, नॉर्मल खेती बाड़ी करना, फसल गेहूं वगैरह चावल वगैरह उगाना। उसके अलावा थोड़े से पैसे आ गए तो आप खुद वेयर हाउसिंग कर लीजिए, आप खुद प्रोसेसिंग कर लीजिए, खुद आप पैकिंग का एक प्लांट लगा लीजिए। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? तो इन दैट केस आपका जो रिस्क होगा दैट विल बी वेरी लेस। ठीक है, आपकी फसल थोड़ी सी खराब हो गई, बट जितनी बची उसको आप बढ़िया रेम्यूनरेटिव प्राइस पे सेल करके अपना प्रॉफिट कमा सकते हैं। गॉट इट क्लियर? सो एग्रीकल्चर डाइवर्सिफिकेशन रेफर्स टू द रीअलोकेशन ऑफ फार्म्स प्रोडक्टिव रिसोर्सेज इनटू न्यू एक्टिविटीज। अब न्यू एक्टिविटीज कौन सी होंगी? आप मशरूम की खेती कर लीजिए,
20x30 का एक रूम होगा, उसके अंदर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे देर आर सो कॉल्ड बॉक्सेस होते हैं, जैसे ग्रो बैग्स नहीं आते आजकल, वैसे ही फ्रूट बैग्स आ गए हैं, और वैसे ही प्लास्टिक बॉक्सेस होते हैं, उसके अंदर आप खाद डाल के मशरूम की खेती कर सकते हैं चिल्ड्रन, और बढ़िया रेवेन्यू मिलता है उससे भी। सो प्लीज कॉपी दिस 2 लाइन डेफिनेशन, क्योंकि सारी की सारी क्रॉप तो भाई साल भर उगेंगी भी नहीं, और इतनी किस्मत तो खराब होगी नहीं कि वीट का दाम भी गिर गया, राइस का दाम भी गिर गया, पल्सेस का भी गिर गया, ग्रीन पीस का भी गिर गया, ठीक है सब गिर गया, मशरूम का दाम बढ़ेगा, लोग खाएंगे तो खाएंगे ही पैसा, मतलब सॉरी पैसा कह रहा हूँ, फसल से जो भी उगेगा। ओके, और रईस होगी, आजकल गोभी आती, क्या बोलते हैं उसको, ब्रोकली आती है, वो खा सकते हैं, पोटेटो डिफरेंट कलर जो शिमला मिर्च आती है वो सब भी खा सकते हैं। तो इन सब चीजों में एक्टिविटीज ज्यादा है। आजकल काफी आईआईटी और आईएम्स के स्टूडेंट्स कॉर्पोरेट जॉब नहीं करते हैं, पढ़ाई लिखाई कर ली, पता लग गया कैसे एक्सपोर्ट लाइसेंस मिलता है, दे कम टू नो की पैकिंग की मशीन कहाँ से आती है, ट्रेनिंग वगैरह करते हैं ना, कहाँ पॉलिथीन बैग छपेगा, और वो खेती चालू कर देते हैं, और अपने खेत में उगाया हुआ सामान, छोटा सा एक प्रोसेसिंग सेंटर खोल लिया, 10x10 के रूम में एक मशीन लगा ली, उसी के अंदर पैक्ड मशरूम बेचने लग गए, बढ़िया, साल भर का 25-30 लाख का रेवेन्यू आ गया, मान लीजिए 10 लाख रुपए का खर्चा हो गया, 2-3 लोगों को रख दिया जॉब पे, 3-3 लाख रुपए भी सैलरी देंगे, गांव में अच्छे से काम करेंगे, 15 लाख रुपए आपको बच गए, समझ में आ गया। और क्योंकि आप फार्मर होंगे, किसान होंगे, तो आपकी एग्रीकल्चरल इनकम पे अंडर सेक्शन 10A टैक्स भी नहीं लगेगा, समझ में आ गया। फ्रेश खाना खाएंगे जिंदगी भर, कभी बीमार भी नहीं पड़ेंगे, दवाई का भी खर्चा जीरो हो गया, कहीं बहुत दूर जाना नहीं है तो मोबाइल फोन की और महंगी कार की भी जरूरत नहीं है, और फार्म हाउस में रहने को फ्री में मिलेगा जिंदगी भर के लिए। बट तो काफी आईआईटीएंस, आईएम्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, क्लैट टॉपर्स पढ़ाई लिखाई करने के बाद आजकल यही सब काम कर रहे हैं, क्योंकि वो समझ गए आफ्टर कोविड, थोड़ा सा पहले भी समझ चुके थे कि जिंदगी यही है, बस शॉपिंग मॉल में जाके कितना भी बर्गर खा लो, कुछ दिन बाद बीमार पड़ोगे ही पड़ोगे। So diversification of crop production and production activity or employment. This is known as agricultural diversification children. झटपट दोनों पॉइंट सीखिए, फिर मैं आपको डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन बताता हूं। यहाँ पे कोई क्वेरी है तो पीपल कैन आस्क मी। सो भाई क्रॉप प्रोडक्शन में डाइवर्सिफिकेशन का मतलब आप मल्टीपल वैरायटी ऑफ क्रॉप्स उगाइए, सिंगल क्रॉपिंग की जगह गो इनटू मल्टीपल क्रॉपिंग। ऑब्वियस सी बात है, जिस खेत में गेहूं उगती है वहां चावल तो नहीं उग सकता भाई, वो खारिफ क्रॉप है, राबी क्रॉप है, अलग अलग क्रॉप है, पानी बहुत ज्यादा चाहिए चावल की खेती में, बट वीट में इतना पानी नहीं चाहिए। जहां वीट उगती है वहां सफेद मटर उग सकता है, हरा चना उग सकता है, और वो भी नहीं उगाना चाहते तो ब्रोकली जरूर आप उगा सकते हैं, समझ में आ गया। तो आज के जमाने में ये सब कैश क्रॉप्स होती हैं या हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ क्रॉप्स होती हैं। तो सिंगल क्रॉपिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग क्लास 6 में ज्योग्राफी में सब बच्चों ने पढ़ा हुआ है। ओके, सो चॉइस ऑफ क्रॉपिंग विल डिपेंड अपॉन द प्राइस स्ट्रक्चर इन द मार्केट। अगर आपका खेत बच्चों 100 क्विंटल्स राइस उगा सकता है which is sold at a price of 40 rupee per kg, और 20 क्विंटल्स ब्रोकली उगा सकता है which is sold at the rate of 200 rupee per kg, what you should be doing children? क्या करना चाहिए आपको? आपको 100 क्विंटल चावल उगाना चाहिए या 20 क्विंटल ब्रोकली उगानी चाहिए? सर पहले कैलकुलेशन कर ले मैथ्स में जरा। अरे सिंपल कैलकुलेशन है, 100 क्विंटल की जगह 20 क्विंटल उगेगा, कितने परसेंट? 20%। आउटपुट 1/5 हो गया। 40 की जगह 200 में बिकेगा, इंटू 5 हो गया, समझ में आ गया। डायबिटिक पेशेंट चावल नहीं खाएगा बट ब्रोकली सब खा लेंगे, तो ब्रोकली की डिमांड ज्यादा हो जाएगी, उसका प्राइस भी आपको कंपैरेटिवली कल को ज्यादा मिलेगा। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात चिल्ड्रन? मार्केट का रिस्क कम है, सो कॉल्ड, मान लीजिए अब अगेन चावल वाली बात है सर, चावल जिस खेत में उगेगा ब्रोकली उग जाएगी, चलिए अच्छा वीट मान लेते हैं, सर वीट 40 रुपए किलो बेचेंगे, चलिए अच्छा मान लीजिए 10 रुपए किलो बिक गई। इज दैट क्लियर? तो अब प्रोडक्शन 1/5 है, और आपको जो रेवेन्यू जनरेट होगा 10 की बजाय 200 का, कितने टाइम चिल्ड्रन? 20 टाइम। तो ब्रोकली उगाने में ज्यादा फायदा है। लॉजिक अंडरस्टूड वेल? पक्का? और मॉनसून अगर नहीं भी हुआ, हो सकता है वीट ना उगे ठीक से, बट ब्रोकली, मशरूम, डिफरेंट कलरफुल शिमला मिर्च, ये सब उग जाएगी। ओके, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी इनटू एम्प्लॉयमेंट। इट मींस कि क्रॉप फार्मिंग से आप किसी दूसरे एरिया ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बातचीत करिए। जैसे सर बहुत बड़ा सा फार्म हाउस है आपका,
बट उतनी ज्यादा खेती करने वाले हैंड्स नहीं है आपके पास, तो आप वर्कर हायर कर सकते हैं। नहीं भी हायर कर रहे तो लेट अस से 60% एरिया इज रिजर्व फॉर फार्मिंग, 40% पे चिल्ड्रन एक रिजॉर्ट बना दीजिए, हट्स वगैरह बना दीजिए, छोटी सी सो कॉल्ड पगडंडी बना दीजिए, तो लोग वहां के रहेंगे भी विद द नेचर, और आपकी खेती को भी कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा। गवर्नमेंट से परमिशन लेकर एग्रीकल्चरल स्कूल सेटअप कर दीजिए, किसी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के साथ अपना कोलैबोरेशन करवा लीजिए कि भाई आप बच्चों को क्लासरूम में पढ़ाइए, प्रैक्टिकल हमारे खेत में करवाने के लिए आइए। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद वही बच्चे आपके एग्रीकल्चरल आउटपुट को बढ़िया तरीके से पैक और प्रोसेस करा के एक्सपोर्ट करके आपको डॉलर्स कमाएंगे कम से कम। सो दिस कुड बी द न्यू वेंचर बेसिकली। समझ गए बात को? चिल्ड्रन अंडरस्टूड दिस? सो रूरल डेवलपमेंट के चैलेंजेस तो समझ में आ गया, बट ये नए चैलेंजेस क्या हैं? एग्रीकल्चर के अलावा एम्प्लॉयमेंट क्या हो सकता है? सारे एनिमल्स की शादी करा दें, एनिमल हस्बेंड्री? बिल्कुल नहीं। गॉट इट क्लियर? लाइफ स्टॉक फार्मिंग, ये क्या होता है? पोल्ट्री फार्म खोल लिया आपने, आपके पास बहुत बड़ा सा खेत था, 20% जगह पे मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन, ये सब आपने चालू कर दिया। तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से थोड़ा सा कम भी अगर कमा रहे हैं तो पोल्ट्री फार्म से आपकी इनकम बढ़ जाएगी। गॉट इट क्लियर? अंडा भी बेचोगे ऑमलेट बनाने के लिए, और चिकन भी बेच सकते हैं। अंडरस्टूड और नॉट? गाय वगैरह पाल लीजिए, डेयरी भी काम कर सकते हैं। हेडिंग रिटन चलन? चलिए, एनिमल हस्बेंड्री लिख लिया सबने? Poultry accounts for 42%, cattle 25%, and goats or sheep nearly 20% in the total livestock business in India. ये ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का डेटा है। जो लोग गली मोहल्ले में पोल्ट्री फार्म वगैरह खोल लेते हैं, जिनका गवर्नमेंट के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, वो अलग से है चिल्ड्रन। गॉट इट क्लियर? तो फार्मर्स इसलिए गरीब है हमारे देश में क्योंकि उनकी सोच बहुत गिरी हुई है, वो कभी भी ऑल्टरनेटिव या इन सब चीजों के बारे में सोचते ही नहीं है। तो जिन टीचर्स ने आफ्टर कोविड समझ लिया भाई ऑनलाइन इज अ गुड सिस्टम ऑफ एजुकेशन, भाई चिल्ड्रन आर गोइंग थ्रू एग्जामिनेशन, दे कांट वेस्ट टाइम इन मूविंग टू एंड फ्रो फ्रॉम हाउस टू ट्यूशन सेंटर फॉर ट्रैवलिंग, उनके लिए टाइम बहुत प्रेशियस है, टाइम बर्बाद होता है, तो अपने घर से क्लास कर सकते हैं, तो वो टीचर्स हिट हैं, बाकी सब पिट गए। समझ में आ गया बच्चों? सो एनिमल हस्बेंड्री इज अ सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू 7 लाख स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। दिस इज अगेन अ गुड डेटा, ये आपको नोट्स में मिल जाएगा। बट इसके साथ चिल्ड्रन दो प्रॉब्लम्स क्या है? लो प्रोडक्टिविटी, बिकॉज आपको पता ही नहीं कि तरीका क्या है पोल्ट्री फार्म चलाने का, एंड डेफिशिएंट वेटरनरी केयर। वेटरनिटी केयर जानते हैं? जो जानवरों का इलाज होता है उसको वेटरनिटी बोलते हैं। इनके भी डॉक्टर्स होते हैं ना। अब ये नहीं कि मम्मी आपको घर में बोलती बेवकूफ गधे हो क्या, एकदम जानवरों की तरह हरकतें ना करो, आपको बुखार हो गया शाम को और आप चले गए वेटरनिटी सर्जन के पास कि मम्मी हमको गधा बोल रही थी तो हम इसी डॉक्टर के पास चले आए। तो ये इंडिया में बहुत प्रॉब्लम है, लोगों के लिए डॉक्टर नहीं मिलते तो जानवरों के लिए कहाँ से मिल जाएंगे? सो दीज आर द टू प्रॉब्लम्स बेसिकली, इनको जरूर मेंशन करिए बच्चों। क्विकली मूविंग है। नेक्स्ट चिल्ड्रन वी हैव मछली पालन, but this is restricted only to those states which are well connected with long water bodies. It's Kerala, Maharashtra, Gujarat, Tamil Nadu, and children so called right the state West Bengal. फिशिंग कम्युनिटी यहाँ पे ठीक ठाक पैसे कमा लेती है। सो इनलैंड और मरीन सोर्सेस ये वाटर बॉडीज बोली जाती हैं, और इन्हीं से इनको बहुत कमाई भी होती है। आपने अगर वो मूवी देखी हो जिसमें करीना कपूर गूंगी बनी होती है, सुनील शेट्टी उसका ब्रदर होता है, रिश्ता ढूंढता है, कोई रिश्ता मिलता नहीं है, ओमपुरी से उधार लिया होता है उसने, क्या नाम था उसका? अरे बड़े फेमस एक्टर थे भाई, परेश रावल। और परेश रावल शाहिद कपूर को गिरवी रख के चला जाता है। याद आई मूवी? चुपके चुपके चोरी चोरी, कौन सी थी? हाँ, चोरी चोरी मूवी सबको याद है। अभी A+B² का एक्सपेंशन पूछ लो, आधे लोग भूल जाएंगे। चलिए खैर, तो जब भी मैं टॉपिक पढ़ता हूँ मूवी याद आ जाती है मेरे को, पता नहीं कैसे। समझ में आ गया? तो फिशिंग इज ऑल्सो अ गुड सो कॉल्ड ऑक्यूपेशन, बट अगेन इस पे भी इंडेटनेस बहुत ज्यादा है फिशिंग कम्युनिटीज की। क्रेडिट फैसिलिटीज तो दी गई हैं, बट अगेन लोग प्रोडक्टिव पर्पस के लिए नहीं, अनप्रोडक्टिव पर्पस के लिए पैसा यूज कर लेते हैं। माइक्रो फाइनेंसिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू भी इनको एडवांटेज देती है। फिशर्स की जो टेक्नोलॉजी होती है चिल्ड्रन, दैट हैज नॉट बीन अपग्रेडेड क्योंकि इनके पास पैसे है ही नहीं। एंड मेनी केसेस इनका भी जो बाढ़ वगैरह का सीजन, मॉनसून सीजन होता है,
लेट अस से इट स्टार्ट्स अराउंड समवेयर इन जून मिड या जून स्टार्ट आप बोल सकते हैं, जून जुलाई अगस्त सितंबर, गॉट इट क्लियर, या जून जुलाई अगस्त बोल लें, 3 महीना टोटल सन्नाटा होता है, बिकॉज मॉनसून सीजन में जो हाई टाइड का सीजन होता है वहां पे फिशिंग कर नहीं पाते, वो 3 महीने इनके लिए मंदी के महीने होते हैं। और आपको मैं एक और अच्छी चीज बता दूं, दोज हु आर फॉन्ड ऑफ ईटिंग फिश, आप फिश कब कब ना खाएं, कोई बता सकता है मेरे को? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के महीने में फिश खा सकते हैं। कोड वर्ड इज, जिस मंथ में स्पेलिंग में लेटर आर आता है यू कैन ईट फिश। सितंबर में आता है, अक्टूबर में आता है, नवंबर में आता है, दिसंबर में आता है, जनवरी में आता है, मार्च में आता है, फेब में आता है, अप्रैल में आता है। डज इट कम्स इन द मंथ ऑफ मे, जून, जुलाई, अगस्त, इन सीजन में आपको फिश नहीं खानी चाहिए। मेटिंग सीजन होता है, मछली के अंडे होते हैं उसके पेट में, वो आपको नुकसान कर जाएंगे। आप कहेंगे सर फायदा, सर एक के साथ 2 मछली खाएंगे, फिर मछली खुद भी बन जाएंगे। बट क्लियर, ये बहुत पते की बात बता रहा हूं मैं आपको, अगर आपकी फूड हैबिट थोड़ी गड़बड़ है इनको सही कर लीजिए। मेरे को 7-8 साल पहले बात पता लगी, तो मैं एक बार गया मार्केट से फिश खरीदने, तो शॉपकीपर टोल्ड मी कि हमारे पास स्टॉक है तो बट हम आपको देंगे नहीं, क्योंकि इस सीजन में फिश खानी चाहिए। तो कोड वर्ड उन्होंने बताया कि जिस मंथ की स्पेलिंग में आर आता है फिश उस मंथ में खा लेनी चाहिए, नुकसान नहीं करेगी। अब ये मत बोलिएगा सर हमने फिश खाई थी हमको उल्टी हो गई सर, वो आपका अपना बॉडी है, बट डेफिनेटली मई जून जुलाई अगस्त में तो बिल्कुल नहीं खानी चाहिए फिश। समझ गए? तो ये इंफॉर्मेशन शेयर करिएगा दूर दूर तक। चलिए, हॉर्टिकल्चर ये क्या होता है? अनदर ऑल्टरनेटिव सोर्स है चिल्ड्रन, क्रॉप प्रोडक्शन से हटके आप क्या उगा सकते हैं? फ्रूट, वेजिटेबल एंड फ्लावर्स, इनमें भी कमाई बहुत बढ़िया है चिल्ड्रन। और अगर आप कुछ बहुत अच्छी वैरायटी ऑफ फ्लावर उगाते हैं, आप एक तरह का फ्लावर रिजॉर्ट सेटअप कर लीजिए, लोग आएंगे, 1 डे का स्टे करेंगे, अलग अलग तरीके की फ्लावर्स के बारे में समझेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, खरीद भी सकते हैं आपसे वो लोग। तो आपको अपनी डिमांड क्रिएट करनी पड़ेगी, अकल लगानी पड़ेगी, व्हाट ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ अर्निंग आई कैन सर्च फॉर। Got it? So India is the second last producer for fruits and vegetables in the world. और इंडिपेंडेंस के टाइम पे बच्चों हम इंपोर्ट करते थे मैंगोज, बनानास, कोकोनट्स, कैश्यूनट्स एंड वैरायटी ऑफ स्पाइसेस। गोवा में देयर इज अ स्पाइसेस गार्डन चिल्ड्रन, और वहाँ अलग अलग वैरायटी की आपको मिर्च मसाले भी मिलते हैं वहाँ पे। कभी आपने विजिट किया हो तो शायद आप गए होंगे। दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ हॉर्टिकल्चर। तीनों समझ में आ गया, फिशरीज एंड ऑल। नेक्स्ट चिल्ड्रन, बांस जानते हैं क्या होता है? फ्लूट बनती है उससे, और प्लस ये जो लकड़ी पेड़ वगैरह से निकलती है जो वेस्ट हो जाती है, इससे इस तरह के टॉयज वगैरह भी बच्चों के लिए बनते हैं। काफी ये आर्टिसंस वगैरह जो शिल्प मेला टाइप चीजें लगती हैं वहां पे ही आपको मिलते हैं, थोड़े महंगे भी होते हैं बिकॉज हैंडमेड है। सो दिस इज कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्री, डोमिनेटेड है स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग और ब्लीचिंग से, बट ये नए तरीके के बिजनेसेस हैं चिल्ड्रन। पहले सड़क पे बांसुरी वगैरह खूब बिका करती थी, अब लोग बाइक से चलते हैं तो उनके पास रुकने का टाइम ही नहीं है। Got it? ये तनवा क्या है सर? तमिलनाडु विमेन इन एग्रीकल्चर, ट्रेनिंग दी विमेन्स को तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने, ताकि एम्प्लॉयमेंट लेवल विमेन्स का बढ़े, जिससे उनकी इनकम बढ़ जाएगी। गॉट इट क्लियर? और ये जो बना ये इन्हीं के पैसे को कंट्रीब्यूट करके बनाया गया। गॉट इट? हरियाणा में भी चलता है बहुत। सोप मैन्युफैक्चरिंग, डॉल मेकिंग, मशरूम कल्टीवेशन, आ गया मेरा मशरूम, अभी मैं इतनी देर से इसकी बात कर रहा था। मधुमक्खी पालन चल रहा है। सर मधुमक्खी काट नहीं लेगी, अरे दिस पीपल आर ट्रेन्ड, दिस पीपल आर ट्रेन्ड, ग्लव्स वगैरह मास्क वगैरह पहन के काम करते हैं। हमारे प्रयागराज सिटी में देयर इज अ प्लेस कॉल्ड एज अल्फ्रेड पार्क, जिसे लेमन लैंग्वेज में कंपनी बाग, कंपनी गार्डन भी बोला जाता है। वहां पे चिल्ड्रन ये बी कीपिंग वगैरह का बहुत काम होता है, काफी लोग वहां सीखने भी जाते हैं। अब पता नहीं इलाहाबाद के बच्चे वहां कभी गए कि नहीं गए। हम जब पढ़ते थे अपने सेंट जोसेफ कॉलेज स्कूल में, तो वहां से हमको पिकनिक में ही लेके जाया जाता था। वहां टिफिन करते थे सब लोग बैठ के, स्कूल के एकदम सामने ही था, और छोटी क्लास में थे 3-4 में, बेवकूफ बना के 2 घंटे तो वापस ले आते थे। तो पिकनिक वॉज ईटिंग टिफिन ऑल टुगेदर। चलिए, समझ गए? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, अब सर ये कहां से चला आया डाइवर्सिफिकेशन में? केस स्टडी है, पढ़ लेते हैं। आईटी रेवोल्यूशन इज प्रमोटिंग इंडियन इकोनॉमी, ये तो आपको पता है।
emerging among the planners and politicians 21st century, ये भी पता है हमको भाई। जमशेद जी टाटा ने लॉन्च किया था, सॉरी टाटा वालों ने लॉन्च किया अकेडमी इन द नेम ऑफ जमशेद जी टाटा नेशनल वर्चुअल अकेडमी फॉर रूरल प्रॉस्पेरिटी। क्या करते हैं ये? 10 लाख लोगों को इन्होंने ट्रेन किया इन्फो कायोस्क से। ये कायोस्क क्या होता है सर? एडवर्टाइजिंग की दुनिया में जो सड़क पे सेंटर में खंबा होता है ना, पोल, उसके ऊपर जो होर्डिंग छोटी वाली होती है उसको कायोस्क बोलते हैं। बट अगर आप ऐसे स्टोर में गए हो जहां पे कंप्यूटर स्क्रीन लगी है, आप खुद ही उसको ऑपरेट करके चीजें पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, दैट इज ऑल्सो अ कायोस्क। रेलवे स्टेशन पे लगा होता है, पीएनआर नंबर आप डायल करिए, पता लग जाएगा आपकी टिकट कंफर्म हुई या वेटिंग या क्या स्टेटस है। एटीएम मशीन भी एक तरह का कायोस्क ही होता है चिल्ड्रन। दे आर वेल इक्विप्ड विद कंप्यूटर, स्कैनर्स, प्रिंटर्स एंड फोटोकॉपियर्स, और ये ईमेलिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डॉक्यूमेंट ट्रांसफर, इस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो आपने देखा होगा काफी XYZ प्लेसेस पे आपको कुछ ऐसे सेंटर्स मिलते होंगे जो गवर्नमेंट सर्विसेज का फॉर्म फिल करवाते हैं। गॉट इट क्लियर? मान लीजिए कोई गवर्नमेंट वैकेंसी निकली, अब आपको नहीं पता फॉर्म कैसे भरना है, यू टेक योर डॉक्यूमेंट्स टू दैट सेंटर, दे विल चार्ज 50 रुपीज और सो, और वो आपके डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके सब अपलोड करके काम कर देंगे। तो दिस इज ऑल्सो अनदर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। शहर वगैरह में तो ये बहुत टाइम से, अब विलेजेस में भी ये स्टार्ट हो चुका है। तो अगर आपको नहीं पता ये काम कैसे होना है, जमशेद जी टाटा नेशनल वर्चुअल अकेडमी से आप एक कोर्स कर लीजिए, ज्यादा बड़ा नहीं होता, 1 वीक 10 डेज के प्रोग्राम्स होते हैं, एंड दे टीच यू कैसे कंप्यूटर काम करेगा, कैसे स्कैनर काम करेगा, कैसे आपको अपलोड करनी है वेबसाइट पे चीजें। तो आप कम से कम डेली का 500-700 रुपए कमा इजिली सकते हैं। ओके, समझ में आ गया बच्चों? चलिए, among the last topic of the chapter children, organic farming and sustainable development। मेरे को बिल्कुल नहीं समझ में आता ये कि ऑर्गेनिक फार्मिंग से इंडिया, चाइना जैसी कंट्रीज में कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट ही नहीं होगा, क्योंकि फार्मिंग इतनी कम होगी, आउटपुट इतना लो जनरेट होगा कि लोग भूखे प्यासे मर जाएंगे बेसिकली। सो एनिमल मैन्योर, कॉम्पोस्ट को ज्यादा यूज करना चाहिए। कॉम्पोस्ट मैंने आपको बताया था आप घर में ही बना सकते हो। जो छिलका निकलता है सब्जी का और फल का, उसको आप खाद की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। सो हेयर इट इज द डिस्कार्ड ऑफ केमिकल इनपुट चिल्ड्रन, insecticide and pesticide, but remember children, the output would be very 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 low as such। got it clear? तो प्लांट हेल्थ, सॉइल हेल्थ सब रहता है, बट ह्यूमन बींग्स की हेल्थ ही नहीं बन पाती, क्योंकि उतना आउटपुट मिलेगा ही नहीं। फ्रेंच फ्राइज भूल जाइए आप खाना फिर तो, सॉरी फ्रेंच फ्राइज ही याद रखिए, बाकी सब भूल जाइए। सो व्हाई ऑर्गेनिक फार्मिंग डिस्कार्ड द यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज? पेट्रोलियम बेस्ड जो केमिकल्स होते हैं, सिंथेटिक केमिकल्स, उनको कम से कम इस्तेमाल करें। बट अगेन प्रॉब्लम इज दिस कि इतना ज्यादा आउटपुट मिलेगा ही नहीं कि हम सबकी स्टमक को फीड कर पाए। बट एडवांटेज है भाई, एनवायरमेंट गंदा नहीं होगा कम से कम। Got it? So put the heading why organic farming, copy the first point, only the heading children। Environment friendly, ये किसी भी तरह का नाइट्रेट नहीं छोड़ेगा सो कॉल्ड एनवायरमेंट में। हेल्थ हैजार्ड्स वुड बी जीरो चिल्ड्रन, और किसी भी तरह का केमिकल सो कॉल्ड नेचर में लीस्ट इंजेक्ट होगा। जो वाटर बेड्स हैं जमीन के नीचे जहां से पानी आता है, उसमें गंदगी नेग्लिजिबल होगी, लोगों की तबीयत भी खराब नहीं होगी। बट ऑन द अदर हैंड, आई रिपीट, ऑन द अदर हैंड, क्या करना पड़ेगा आपको? खाना कम खाना पड़ेगा। समझ में आ गया? जो ठूस ठूस के खाते हो ना, उसको कम करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो सर चाउमीन खा लेते हैं, अरे वो भी तो मैदे से ही बनता है, और मैदा गेहूं को पीस के ही निकलता है। चलिए, सस्टेन्स सॉइल फर्टिलिटी, जितना कम केमिकल यूज करेंगे चिल्ड्रेन, उतना कम सॉइल इरोजन होगा, ज्यादा से ज्यादा फर्टिलिटी रीगेन करने में सॉइल को बेनिफिट मिलेगा। बट ऐसा पॉसिबल बहुत कम है। जहां कर सकते हैं वहां कर लेते हैं। नींबू धनिया घर में उगा लीजिए, और बाकी सामान बाजार से खरीद लीजिए। तो बाजार में सर वो नींबू और धनिया वाला बेचारा अनएम्प्लॉयड हो जाएगा? नहीं, वो गाजर मूली बेच ले। समझ में आ गया? गाजर का हलवा कम खाइए चीनी डाल के, वैसे ही नुकसान करती है गाजर। कैसे नुकसान करेगी? हलवे में चीनी ज्यादा होगी तो डायबिटिक हो जाएंगे। तो लेट दैट गाजर वाला उगाओ लेस ऑफ गाजर एंड मोर ऑफ ब्रिंजल एंड लेडी फिंगर। समझ में आ गया? भिंडी भरवा वाली मत खाइए, कुरकुरी भिंडी खाइए जिसमें बेसन का इस्तेमाल ज्यादा होगा, क्योंकि चने की दाल इजली अवेलेबल है भिंडी के मुकाबले। थोड़ा सा फूड हैबिट्स भी ठीक करनी पड़ेगी। हेल्दियर एंड टेस्टियर फूड मिलेगा तो ना। गॉट इट क्लियर? ऑर्गेनिक फार्मिंग हेल्दियर एंड टेस्टी फूड तो दे देगी, बट उतना ज्यादा फूड मिल नहीं पाएगा
श्रीलंका ने बच्चों यही किया था, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ वो लोग चले गए, और इन्फ्लेशन इतना हाई हो गया इनकी कंट्री में कि कंट्री ही पूरी की पूरी बर्बाद हो गई। पता नहीं किस बेवकूफ ने उनको राय दे दी थी। तो बुक में पढ़ने के लिए अच्छा है, रियलिटी में पॉसिबल नहीं है चिल्ड्रन। इनएक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। अगर बच्चों आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं भाई, खाद वगैरह ऐसे मिल जाएगा। बट अगर आपको इनऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है, आउटपुट बढ़ाना है, तो अच्छी टेक्नोलॉजी चाहिए। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का फायदा यह है कि सस्ती टेक्नोलॉजी में काम बन जाता है। आई रिपीट, सस्ती टेक्नोलॉजी में काम बन जाएगा। बट ऑर्गेनिक फार्मिंग का फायदा यह है कि टेक्नोलॉजी बहुत भयंकर लाने की जरूरत नहीं है। जो मैन्योर वगैरह अवेलेबल है, गोबर की खाद एंड ऑल दैट, वो सफिशिएंट होती है। बट अगेन डीमेरिट इज दिस कि वो इतनी सफिशिएंट नहीं है दैट आउटपुट कुड बी इंक्रीज्ड। ओके, समझ में आ गया? तो कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी इज अ पैकेज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड एंड इंसेक्टिसाइड। बट अगेन इन सब चीजों का इस्तेमाल नेग्लिजिबल होगा इफ इट इज ऑर्गेनिक। समझ में आ गया बच्चों? चलिए, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर होता है पूरी तरह से फिनिश विद द सिलेबस ऑफ IET।